हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि साइंस पार्ट 2 के अंदर आता है, जिसका नाम है टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। इस चैप्टर के अंदर हम ग्रीन एनर्जी के सोर्सेस क्या क्या है, उसको हम कैसे इस्तेमाल करके पोल्यूशन को कम से कम कर सकते हैं, इसके बारे में देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट नाम के एक चैप्टर को पढ़ा था, जिसके अंदर पोल्यूशन से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। और अब इसके अंदर हम ग्रीन एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो यहां पर कंटेंट्स क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूजेस ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेस, अलग अलग एनर्जी सोर्सेस के कैसे हम यूज करते हैं। इसके अंदर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरीके से जनरेट किया जाता है, कौन से पावर प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देन प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनवायरमेंट, है ना, कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके उसका एनवायरमेंट के ऊपर कितना इंपैक्ट होता है, इसका सिनेरियो भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आ गई बात समझ में? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखो, सबसे पहले हेडलाइन क्या है बेटा? एनर्जी एंड यूज ऑफ एनर्जी। क्या लिखा हुआ है? एनर्जी एंड यूज ऑफ एनर्जी। एनर्जी नेसेसिटी क्या है बेटा? इसेंशियल एज फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। देखो, जैसे दिन प्रतिदिन डेवलपमेंट होता गया, हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती गई, उस हिसाब से एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी बढ़ता गया, राइट। पुराने जमाने में लोगों के पास ज्यादा लाइट्स, ज्यादा अप्लायंसेस, इक्विपमेंट्स नहीं थे। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, क्योंकि लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके के अप्लायंसेस आपके रोजमर्रा के जीवन में काम में लेते हैं। नीडेड इन डाइवर्स फॉर्म, एनर्जी हमें अलग अलग फॉर्म में जरूरत होती है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, उसके बाद में केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, राइट। ऐसे अलग अलग फॉर्म में हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। देन सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या क्या है? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी? सबसे पहला, मैकेनिकल एनर्जी हमें कहां से मिलती है? ऑब्टेन फ्रॉम मूवमेंट और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन से, मूवमेंट से हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। देन इसके सोर्सेस क्या क्या है बेटा? सबसे पहला है हाइड्रो पावर, यानी कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, मैकेनिकल एनर्जी को प्राप्त करना। उसके बाद में विंड पावर, उसके बाद में जियोथर्मल एनर्जी एंड लास्ट वन इज द काइनेटिक एनर्जी। आ गई बात समझ में? देन केमिकल एनर्जी, नेक्स्ट क्या है बेटा? केमिकल एनर्जी क्या है? स्टोर्ड इन बॉन्ड्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड में जो एनर्जी स्टोर है, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी बोलते हैं। ज्यादातर रिएक्शन के दौर पर हमें ये एनर्जी देखने को मिलती है। इसके सोर्सेस क्या है बेटा? फॉसिल फ्यूल है हमारे पास, बायोमास है एंड बैटरी सेल है, लिथियम आयन, अलग अलग तरीके के पॉलीमर्स बेस्ड बैटरीज हमारे पास मौजूद है, जिसको हम केमिकल एनर्जी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है बेटा? साउंड एनर्जी क्या काम करती है? प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन, आपके स्पीकर के अंदर भी वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और उसी वजह से जो है वो एनर्जी क्रिएट होती है। सोर्सेस क्या है? कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर भी अलग अलग तरीके की साउंड एनर्जी हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी है, जिसकी वजह से साउंड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? देन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? लाइट एनर्जी। ओके, लाइट एनर्जी हमें कहां से मिलती है, कैसे मिलती है? देखो, इमिटेड और रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट्स विजिबल टू ह्यूमन आई, है ना। कोई ऑब्जेक्ट जब लाइट को इमिट करता है, जो कि इंसानों के आंखों के विजिबल है, तो वो लाइट एनर्जी के अंदर कंसीडर किया जाता है। इसके सोर्सेस क्या है बेटा? सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मेन सोर्स, जिस वजह से हमारी अर्थ जो है वो सस्टेन कर पाती है, उसका नाम क्या है? सनलाइट। क्या नाम है? सनलाइट से सबसे ज्यादा हमें रोशनी, लाइट एनर्जी मिलती है। उसके बाद आर्टिफिशियल लाइटनिंग, जो आपके घरों में आपने लाइट लगा के रखी है, एलईडी बल्ब्स वगैरह सब कुछ, वो आर्टिफिशियल लाइटनिंग की वजह से भी लाइट एनर्जी हमें मिलती है। देन हीट एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस। हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, क्यों? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस।
सोर्सेस क्या है बेटा, कंबशन, ये कुछ अगर चीजें आप जलाते हो तो हीट एनर्जी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक हीटर्स आपके घरों में आप इस्तेमाल करते हो। देन सोलर थर्मल सिस्टम, है ना, सोलर सन एनर्जी, हमें लाइट एनर्जी तो सन देता ही है, उसके साथ साथ हीट एनर्जी भी देता है, राइट। सो दैट्स व्हाई नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा अपना, एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, आपको ये स्टेटमेंट पता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज द यूनिवर्सल फंडामेंटल लॉ which says the nature of energy. So different sources used to meet a specific energy needs. जैसे हमारी जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से हम अलग अलग सोर्सेस का इस्तेमाल करके हमारी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करते हैं। आ गई बात समझ में। देन क्या है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। देखो, यूटिलाइजेस वेरियस सोर्सेस फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके मेथड क्या है बेटा, थर्मल पावर प्लांट के अंदर कंबशन होता है, हाइड्रो पावर प्लांट पानी का इस्तेमाल करते हैं हम, विंड पावर प्लांट के लिए हवा का इस्तेमाल करते हैं, एंड सोलर एनर्जी के लिए सन मौजूद है। आ गई बात समझ में, क्लियर है। तो ये कुछ सिनेरियो था एनर्जी एंड यूज ऑफ एनर्जी के बारे में। अब इसके ऊपर कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी हमें देखने हैं कि जो कि काम करते हैं। सबसे पहला क्या है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनामिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाते हैं। डेफिनेटली यहां पर क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर ही हमारा जनरेटर जो है वो काम करता है और उसी जनरेटर से हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हेल्प मिलती है। देन थर्मोडायनामिक्स के भी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जब भी हम कंबशन वगैरह कर रहे हैं, तो फ्लूइड डायनामिक्स के रूल को भी फॉलो करना पड़ता है हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर, क्योंकि वहां पे पानी है, राइट। सो टेक्नोलॉजीज अप्लाई साइंटिफिक कंसेप्ट फॉर एनर्जी कन्वर्जन। तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज से, साइंटिफिक कन्वर्जन से हम एनर्जी का कन्वर्जन कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या कहते हैं, ईच एनर्जी सोर्स हैज प्रोज एंड कॉन्स, कंसिडर एनवायरमेंटल इंपैक्ट, इफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। देखो, चाहे कौन सा भी एनर्जी सोर्स आप कंसीडर करते हो, वेदर इट इज कन्वेंशनल, वेदर इट इज नॉन कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल में लेक्चर के स्टार्टिंग से अभी तक 2 बार बोल चुका हूं, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो चुके होंगे कि कन्वेंशनल कौन से है और नॉन कन्वेंशनल कौन से है, ठीक है। इसको और थोड़ा आसान कर देता हूं मैं। कन्वेंशनल यानी कि नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल यानी कि रिन्यूएबल। आ गई बात समझ में, मतलब जो हम फिर से बना सकते हैं, एनर्जी कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस कहते हैं। जो कि नॉन रिन्यूएबल है उनको हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस कहते हैं। आ गई बात समझ में। सो कोई किसी भी तरीके की एनर्जी आप अगर जनरेट करते हो, whether it is use of the wind, use of the water, hydro power plant या फिर जियोथर्मल पावर प्लांट, सो हर एक के रिगार्डिंग हमें कुछ प्रोज यानी कि कुछ उसके एडवांटेजेस एंड कुछ कॉन्स यानी कि उसके कुछ डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि विंड एनर्जी वगैरह चीजें हैं, सोलर एनर्जी चीजें हैं, तो इसके अंदर हमें इफिशिएंसी बहुत कम देखने को मिलती है। अगर हम वही न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंसिडर करें तो देयर इज कंपैरेटिवली हाई इफिशिएंसी, राइट। सो ये सभी फैक्टर्स को हमें कंसिडर करके चलना पड़ता है व्हाइल कन्वर्टिंग द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। प्रोड्यूसिंग बोल सकते हैं क्या हम? नहीं, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। आ गई बात समझ में, क्लियर है। देखो, अब refers to environmentally friendly sustainable energy sources includes solar, wind, hydropower and geothermal energy। इसके अंदर क्या है, हाइड्रो पावर है, सोलर है, विंड है एंड जियोथर्मल एनर्जी है, जो कि सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस को हम बोल सकते हैं, ठीक है। एम एट रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी। जैसे जैसे हम इन सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि सोलार, विंड, हाइड्रो, तो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर जो हार्मफुल इंपैक्ट हो रहा है उसको कम किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से जनरेट की जाती है, देखो ध्यान देना है, ओके। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स
एंड कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वन बाय वन देखेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स ऑफन रिलाई ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्रेडिटेड टू माइकल फैराडे। देखो, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देते हैं, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, ये माइकल फैराडे ने दिए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है। आ गई बात समझ में, क्लियर है? ओके, सो प्रिंसिपल क्या है बेटा इसका, देखो सिंपल प्रिंसिपल है जो कि आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस। कंडक्टर के अराउंड जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे इंड्यूस्ड होता है। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर, है ना। मैग्नेट को मूव करेंगे या फिर कंडक्टिंग कॉइल को मूव करेंगे तो वहां पे हमें करंट जो है वो इंड्यूस होता हुआ दिखता है। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, जैसे कि चैप्टर नंबर 4 है करंट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। सो अब हमारे पास दो तरीके हैं, टू वेज टू चेंज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला क्या है बेटा, कंडक्टर स्टेशनरी, मैग्नेट रोटेटिंग, है ना। कंडक्टर जो है, कंडक्टिंग कॉइल जो है वो स्टेशनरी रहेगी और मैग्नेट क्या होगा, रोटेट करेगा। अब मैग्नेट को रोटेट करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वेदर इट इज कनेक्टेड टू द टर्बाइन और एनी अदर सोर्स। सो नेक्स्ट तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, मैग्नेट स्टेशनरी, कंडक्टर मूविंग। मैग्नेट स्टेशनरी एंड कंडक्टर इज मूविंग, बोथ केसेस क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। दोनों केसेस में, फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी, कंडक्टर के अक्रॉस क्या होने वाला है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने वाला है। आ गई बात समझ में। देन नेक्स्ट क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। यह प्रिंसिपल माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। मशीन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लार्ज जनरेटर्स यूज्ड इन कमर्शियल पावर प्लांट्स। कमर्शियल पावर प्लांट्स के अंदर बड़े बड़े जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। टर्बाइन रोटेट्स द मैग्नेट इन द जनरेटर। अब जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट रहता है, उस मैग्नेट को फिर कौन रोटेट करता है, टर्बाइन। अब टर्बाइन को कौन रोटेट करता है, जिस भी फॉर्म में हम एनर्जी को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में स्टीम से हम टर्बाइन को रोटेट करते हैं, वही टर्बाइन फिर जनरेटर के अंदर मैग्नेट को रोटेट करता है, राइट। उसके साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर हम पानी के प्रेशर की वजह से उस टरबाइन को रोटेट कर पाते हैं, फिर वही टरबाइन जनरेटर के अंदर के मैग्नेट को रोटेट करता है, राइट। ऐसे अलग अलग तरीके से हम टरबाइन को रोटेट करके जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। हियर इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या दिया गया है बेटा, इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया गया है। देखो यहां पर सबसे पहले ये मैग्नेट है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये जो है ये कॉइल है, बराबर। अब इस मैग्नेट को हमने रोटेट किया है, रोटेटिंग मैग्नेट, बीच में ऐसा रॉड है और उससे वो रोटेट हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे टरबाइन लगा सकते हैं हम, हियर वी कैन अटैच द टरबाइन। ये टरबाइन क्या करेगा, जनरेटर के मैग्नेट को क्या करेगा बेटा, रोटेट करेगा, ओके। और इस कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। अब आपको पता है कि जैसे हमें करंट को अगर बढ़ाना है तो इस कॉइल के वाइंडिंग को हमें क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। अगर हम बहुत ज्यादा कॉइल्स को एक साथ ले ले तो हमें ज्यादा करंट देखने को मिल सकता है। आ गई बात समझ में, क्लियर है चीजें, यस और नो। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन किस तरीके से होता है, सबसे पहला उसके अंदर कुछ बेसिक कंपोनेंट्स को हमें समझना है। किसी भी पावर प्लांट के अंदर, चाहे आप थर्मल को कंसीडर करो, चाहे न्यूक्लियर को कंसीडर करो, चाहे हाइड्रो, विंड या फिर जियोथर्मल, किसी भी पावर प्लांट के अंदर तीन कंपोनेंट मेन होते हैं। सबसे पहले तो टरबाइन एंड दूसरा जनरेटर, ठीक है। और जनरेटर से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब टरबाइन का फंक्शन क्या है बेटा, टरबाइन हैज ब्लेड्स।
टरबाइन किस तरीके से दिखता है, देख लो यहाँ पर, ये स्टीम टरबाइन का डायग्राम है। ऊपर यहाँ पे जो है वो स्टीम नोजल से आती है या फिर पानी आ सकता है ना। दिस इज द जनरल डायग्राम ऑफ द टरबाइन। टरबाइन कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको यहाँ पर ब्लेड्स रहते हैं, दिख रहे हैं क्या आपको, ये ब्लेड्स रहते हैं, है ना। अब इस ब्लेड के ऊपर चाहे आप स्टीम डालो, चाहे आप पानी डालो हाई प्रेशर से, है ना, वो रोटेट करने वाला है। चाहे यहाँ पर विंड का फ्लो अगर होता है तो फिर भी वो क्या करने वाला है, रोटेट करने वाला है। देखो, फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस डायरेक्टेड ऑन टरबाइन ब्लेड्स कॉजेस रोटेशन, है ना। लिक्विड या फिर गैस के फ्लो की वजह से, अगर स्टीम है वहां पर तो हम गैस कंसीडर करेंगे, अगर हाई प्रेशर पानी है तो लिक्विड कंसीडर करेंगे। उस वजह से टरबाइन के ब्लेड्स क्या होने लगते हैं बेटा, रोटेट होने लगते हैं। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लो कंट्रीब्यूट्स टू रोटेशन। अब फ्लो के पास क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है, चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड हो, तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, रोटेशन होता है। किसका रोटेशन होता है, टरबाइन का। आ गई बात समझ में, ये जनरलाइज कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोडक्शन। क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोडक्शन। देखो, टरबाइन कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब टरबाइन किसको कनेक्टेड है बेटा, इलेक्ट्रिक जनरेटर को कनेक्टेड है। देन रोटेशन ऑफ द मैग्नेट इन द जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एनर्जी। जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट मौजूद है वो रोटेट हो रहा है। अब किस वजह से रोटेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ द टरबाइन। टरबाइन किस वजह से रोटेट हो रहा है, क्योंकि टरबाइन के ब्लेड के ऊपर हाई प्रेशर वाटर या फिर हाई प्रेशर स्टीम स्ट्राइक कर रही है और टरबाइन रोटेट हो रहा है। टरबाइन की रोटेशन की वजह से जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट मौजूद है वो रोटेट हो रहा है, और उस मैग्नेट के रोटेशन की वजह से जनरेटर के अंदर जो कॉइल मौजूद है उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा है। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। देखो, रोटेशन ऑफ द मैग्नेट इन द जनरेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी जनरेशन रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला, जनरेटर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरेटर किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। देन टरबाइन ड्रिवन बाय एनर्जी सोर्स। टरबाइन को हम ड्राइव करते हैं, एक तो पानी से, एक तो स्टीम से या फिर विंड से, ठीक है। देन एनर्जी सोर्स क्या है, डिटरमाइन द टाइप ऑफ पावर जनरेटिंग स्टेशन, है ना। सो हमें एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। आ गई बात समझ में, यस और नो। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, अब यहां पर क्या है, टाइप्स ऑफ पावर जनरेटिंग स्टेशंस। क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ पावर जनरेटिंग स्टेशंस। देखो, डिफरेंट एनर्जी सोर्सेस ड्राइव टरबाइन। अलग अलग एनर्जी सोर्सेस टरबाइन को ड्राइव करते हैं। उसके बाद टरबाइन डिजाइन वैरीज फॉर डिफरेंट पावर स्टेशन। टरबाइन की डिजाइन वैरी करती है अलग अलग पावर स्टेशन के अकॉर्डिंग, राइट। अब इसकी समरी क्या है इस प्रोसेस की, जनरेटर नीडेड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, टरबाइन रिक्वायर्ड टू रोटेट द जनरेटर, एनर्जी सोर्स ड्राइव्स द टरबाइन। देखो, तीन चीजें कॉमन है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। सबसे पहला क्या है, टरबाइन है। टरबाइन को हम एनर्जी सोर्स से ड्राइव करते हैं, ठीक है। नहीं तो इसको ऐसा उल्टा पढ़ते हैं, एनर्जी सोर्स ड्राइव्स द टरबाइन। सबसे पहले हमें एनर्जी सोर्स चाहिए, एक तो हाई प्रेशर पानी, हाई प्रेशर स्टीम या फिर विंड या फिर कोई अदर सोर्स, है ना। अब वो एनर्जी सोर्स क्या करेगा, टरबाइन को रोटेट करेगा। टरबाइन रोटेट हुआ है तो जनरेटर भी क्या होगा, रोटेट होगा। जनरेटर के अंदर का मैग्नेट भी क्या होगा, रोटेट होगा। और ये किसके ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है, ठीक है। इसके ऊपर भी जाएंगे। देखो, कंक्लूजन क्या कहता है, इसेंशियल कंपोनेंट्स क्या है, जनरेटर, टरबाइन एंड एनर्जी सोर्स, ठीक है। वैरायटी इन पावर स्टेशन बेस्ड ऑन द एनर्जी सोर्स यूज्ड। अब इस पावर स्टेशन के अंदर ऐसा नहीं कि सब सेम होगा। अब टरबाइन की डिजाइन भी अलग हो सकती है, जनरेटर की डिजाइन भी अलग हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द विच पावर प्लांट इट इज यूजिंग, ठीक है। सो अलग अलग पावर प्लांट के लिए डिजाइन अलग हो सकती है, लेकिन कंपोनेंट्स जो है वो सेम रहते हैं। अब यहाँ पर स्कीमेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, स्कीमेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखो, यहाँ पर रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेट लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या आपको, ये जो बीच का मैग्नेट है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। और जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां से हमें मिल रही है। बाहर क्या है बेटा, इसके कॉइल लगी हुई है। आ गई बात समझ में, दिस इज द जनरल डायग्राम ऑफ जनरेटर। ओके, क्लियर है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है जो कि हमें शो करता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से होता है। एक फ्लो चार्ट की मदद से समझना थोड़ा सा आसान जाता है। देखो यहाँ पर क्या है, प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन टरबाइन। टरबाइन को रन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर एनर्जी सोर्स होना जरूरी है। उसके बाद वो जो टरबाइन है, टरबाइन किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से, और वो जनरेटर क्या बना के दे रहा है बेटा, हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के दे रहा है। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो? ओके, देखो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, यानी कि मोटा मोटा हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं। थर्मल पावर प्लांट है ना, थर्मल पावर प्लांट के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पे स्टीम टरबाइन ऑपरेशन, टरबाइन रोटेशन पावर्ड बाय द स्टीम। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर टरबाइन रोटेट होता है, लेकिन किस वजह से रोटेट होता है, बिकॉज ऑफ द स्टीम, है ना। यहाँ पर हाई प्रेशर स्टीम होना चाहिए था, हाई प्रेशर स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम की वजह से टरबाइन रोटेट करता है। ठीक, वाटर हीटेड इन द बॉयलर यूजिंग थर्मल एनर्जी रिलीज फ्रॉम द बर्निंग कोल। देखो अब पानी की भाप बनानी है, डेफिनेटली भाप बनाने के लिए, स्टीम बनाने के लिए हमें पानी को उबालना पड़ेगा। ठीक है, अब उबालने के लिए हमारे पास एक कंटेनर है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉयलर बोलते हैं। ठीक, अब उस बॉयलर के अंदर जो पानी है उसकी भाप बनाने के लिए उसको गर्म करना पड़ेगा। उसको गर्म करने के लिए हमें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यस और नो? यस। अब वो हीट एनर्जी कहां से आएगी, बाय बर्निंग ऑफ कोल, है ना। कोल को बर्न करने के बाद हमें हीट एनर्जी मिलेगी। ठीक है, देन स्टीम जनरेशन प्रोसेस, थर्मल एनर्जी जनरेट्स स्टीम ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। यहाँ पे सुपर हीटर भी लगा होता है। पावर प्लांट की जो स्कीमेटिक डायग्राम है उसको जब हम स्टडी करेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा, है ना, मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर होगी। तो यहाँ पर एक सुपर हीटर भी लगा होता है कि एक बार स्टीम जनरेट हो गई तो उसको और ज्यादा हीट किया जाता है उस स्टीम को, ताकि उसका प्रेशर बढ़ सके, है ना। और जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना तेजी से टरबाइन रोटेट करेगा, जितना तेजी से टरबाइन रोटेट करेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट होकर मिलेगी और उतनी ज्यादा उस पावर प्लांट की इफिशियंसी बढ़ जाएंगी। आ गई बात समझ में? सो स्टीम ड्राइव्स द टरबाइन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, जनरेटर लिंक टू द टरबाइन। अब फिर वही कहानी है ना, जनरेटर किसको लिंक है, टरबाइन को, एंड रोटेशन ऑफ द जनरेटर प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसी जनरेटर का रोटेशन क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। आ गई बात समझ में, क्लियर है? देन स्टीम कन्वर्जन, स्टीम कंडेंस बैक इनटू द वाटर। अब जो स्टीम टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करके फिर जा रही है तो उसको फिर से कलेक्ट करना पड़ेगा ताकि उस स्टीम से फिर हम पानी को बना सके, राइट। उसको कंडेंस करके फिर हम पानी के अंदर कन्वर्ट करके फिर उसी पानी को फिर से बॉयलर की तरफ भेजते हैं और बॉयलर फिर से उसी पानी को गर्म करता है। नो डाउट वहां पे लॉस होता है पानी का, लेकिन जितना हो सके उतना पानी को फिर से रोटेट करने की कोशिश रहती है। आ गई बात समझ में, क्लियर है? वाटर रिसर्कुलेटेड टू द बॉयलर फॉर द रीहीटिंग, उसी वाटर को फिर से बॉयलर के अंदर रिसर्कुलेट किया जाता है रीहीटिंग के लिए। क्लियर है, यस और नो? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो जस्ट अ सेकेंड, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो यहां पर थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का एक एनर्जी ओवरव्यू, मतलब किस तरीके से वो प्रोसेस काम करती है, एक फ्लो चार्ट हम देखने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज दिस? फ्लो चार्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, फ्लो चार्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना? ओके, सो सबसे पहले फ्यूल है हमारे पास। फ्यूल कौन सा है बेटा? कोल, है ना। कोल को हम जलाने वाले, बर्न करने वाले। उसके बाद क्या है अपने पास? बॉयलर फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम, है ना। बॉयलर किस लिए है? क्योंकि उस पानी का हमें स्टीम में कन्वर्जन करना है। देन क्या है बेटा? स्टीम टरबाइन, है ना, जो कि रोटेट होगा। अब उस रोटेशन को हमें ट्रांसफर करना है किसके पास? जनरेटर के पास। अब वो जनरेटर क्या करके देगा हमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करके
देगा, राइट। अब यहां से स्टीम टरबाइन से स्टीम जब पास होगी तो इसको फिर से एक सिस्टम के अंदर हम लाएंगे, जिसको हम कंडेंसर कहते हैं या फिर कूलिंग टावर कह सकते हैं, सिस्टम फॉर कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू द वाटर। अब उस स्टीम को फिर से पानी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने एक सिस्टम लगाया है, और इस पानी को पंप के माध्यम से हम फिर से किधर भेज रहे बेटा, बॉयलर के अंदर भेज रहे, और बॉयलर के अंदर कोल बर्न होने की वजह से फिर से वो पानी गर्म होकर भाप में कन्वर्ट होकर टरबाइन को रोटेट कर रहा है। तो इसी तरीके से पूरी थर्मल पावर प्लांट की साइकिल जो है वो वर्क करती है। समझ में आ गया, क्लियर है? काफी आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से थर्मल पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको पूरी कहानी इसकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो कंक्लूजन क्या है बेटा? फाइनली थर्मल एनर्जी फ्रॉम बर्निंग कोल पावर्स स्टीम जनरेशन, स्टीम ड्रिवन टरबाइन रोटेट्स द जनरेटर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, है ना। स्टीम ड्रिवन टरबाइन जो है वो जनरेटर को रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है। कंटिन्यूस साइकिल ऑफ स्टीम कन्वर्जन एंड वाटर रिसर्कुलेशन इन पावर जनरेशन, है ना। स्टीम का कंटिन्यूसली क्या होता है, रिसर्कुलेशन होता है ताकि पावर प्लांट की एफिशिएंसी क्या हो सके, बढ़ सके। आ गई बात समझ में? क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, देखो इसके अंदर कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को भी हमको समझना है कि किस तरीके से एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। क्योंकि शुरू में ही मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। सो सिंस थर्मल एनर्जी इज यूज्ड हियर टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए। अब थर्मल एनर्जी किससे मिल रही है हमें? कोल को जलाने के बाद मिल रही है। ठीक है, सो सच पावर प्लांट्स आर कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट्स। ऐसे पावर प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? थर्मल पावर प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, इन थर्मल पावर प्लांट्स द केमिकल एनर्जी इन द कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द सेवरल स्टेप्स व्हिच आर शोन इन द फिगर। अब किस तरीके से वो कन्वर्ट होती है? सबसे पहले केमिकल एनर्जी है किसके पास है बेटा? कोल के पास, है ना। कोल इज हैविंग द केमिकल एनर्जी। उस कोल को जलाने के बाद वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। अब उस थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके हम स्टीम को बना रहे हैं, स्टीम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो स्टीम के अंदर क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी है, राइट। अब वो काइनेटिक एनर्जी किसके पास जा रही है? टरबाइन के पास जा रही है। तो टरबाइन को भी क्या आ जा रही है? काइनेटिक एनर्जी। अब वही काइनेटिक एनर्जी की वजह से जनरेटर के अंदर का मैग्नेट रोटेट कर रहा है, और उसी की वजह से फिर हमें लास्ट में कौन सा फॉर्म मिल रहा है एनर्जी का? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा फॉर्म मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके, ये दो फ्लो चार्ट जो मैंने आपको बताया है ना इस स्लाइड में, ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट है और दूसरा ये वाला फ्लो चार्ट है। दोनों फ्लो चार्ट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए और अपने मन से आप इस दोनों पावर प्लांट के बारे में इस थर्मल पावर प्लांट के बारे में अच्छी तरीके से आंसर लिख सकते हो। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो, हाँ, ये क्या है बेटा? अब स्कीमेटिक ऑफ थर्मल पावर प्लांट है। क्या है? स्कीमेटिक ऑफ थर्मल पावर प्लांट। अब देखो कुछ इस तरीके से थर्मल पावर प्लांट दिखता है ना। इसको देखकर कंफ्यूज होना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब किस तरीके से काम करता है? यहां पर स्टैक है ना, कंबशन गैसेस टू स्टैक। देखो यहां पे बॉयलर है, ठीक है। बॉयलर के अंदर क्या डाला हमने? फ्यूल डाला। फ्यूल बेसिकली क्या है? कोल है, ठीक है। इसके अंदर हवा भी है, दोनों की वजह से कोल बर्न हो रहा है, ठीक है। अब इस ट्यूब के अंदर, इसके अंदर क्या है बेटा? पानी है। अब ये हीट क्या कर रही है? इस पानी को गर्म करके भाप में कन्वर्ट कर रही है। अब ये भाप किसकी तरफ जा रही है? टरबाइन की तरफ। अब ये टरबाइन जब रोटेट हो रहा है तो ये किसको कनेक्टेड है बेटा? जनरेटर को। किसको कनेक्टेड है? जनरेटर। अब ये जनरेटर के वजह से हमें क्या मिल रही है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ना। डीसी इलेक्ट्रिकल सोर्स हमें मिल रहा है, ठीक है। अब ये टरबाइन से जो स्टीम है वो इधर जाएंगी, किधर? कंडेंसर की तरफ, है ना। किसकी तरफ जाएंगी? कंडेंसर की तरफ। कंडेंसर क्या करेगा? इस स्टीम को फिर से किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा?
पानी के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर क्या है बेटा, एक पंप है जिसको हम फीड वाटर पंप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडेंस करके जो पानी हमें मिला है उस पानी को फिर से हमें बॉयलर के अंदर सप्लाई भी तो करना पड़ेगा। इसके लिए हम फिर से एक पंप का इस्तेमाल करते हैं और बॉयलर के अंदर इसको सप्लाई करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कूलिंग टावर यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है? ये कूलिंग टावर इसलिए है ताकि इस स्टीम को ठंडा कर सके। यहां से कूलिंग टावर से पानी आता है, ठीक है, कूल पानी अंदर आता है, ये स्टीम आती है और उस ठंडे पानी की वजह से ये जो स्टीम है ये फिर से किस में कन्वर्ट होती है? पानी के अंदर कन्वर्ट होती है ना। वार्म वाटर को फिर से इधर भेजा जाता है। दैट इज द यूज ऑफ कूलिंग टावर, है ना। इस वजह से कूलिंग टावर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इस डायग्राम को याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं है ना, बहुत सिंपल काम है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, है ना, और याद कर लो इसको। एक आपके आंख बंद करने के बाद आपके आंखों के सामने ये डायग्राम आना चाहिए, है ना। ये एक डायग्राम अगर आपने पढ़ लिया, सीख लिया, तो आपको आगे आने वाले 2 या 3 पावर प्लांट के डायग्राम को याद करने की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस है उसके अंदर, उसको ही आपको सिर्फ याद करना है। सो दैट इज व्हाई दिस थर्मल पावर प्लांट इज टू मच इंपॉर्टेंट एंड इन द बोर्ड एग्जाम देयर शुड बी द क्वेश्चन ऑन दिस पावर प्लांट। आ गई बात समझ में? क्योंकि बहुत वाइडली इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसको स्टडी करना, ठीक है। क्लियर है? देन आगे बढ़ते हैं। देखो स्कीमेटिक ऑफ थर्मल पावर प्लांट हेडलाइन सेम है, पोस्ट कंबशन प्रोसेस, है ना। पोस्ट कंबशन प्रोसेस क्या है बोला? देखो फ्यूल दैट इज कोल, कंबशन इन द बॉयलर, कोल का कंबशन होता है किसके अंदर? बॉयलर के अंदर। इमिटेड गैसेस रिलीज थ्रू अ हाई टावर टू द एटमॉस्फेयर, ये जो टावर है ना ये किस लिए है? इमिटेड गैसेस को, इमिटेड गैसेस रिलीजेस, इमिटेड गैसेस इससे क्या होता है? रिलीज होते हैं, ठीक है। अब टर्बाइन ऑपरेशन, टर्बाइन रोटेशन पावर्ड बाय द स्टीम एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन स्टीम कन्वर्जन, स्टीम टेम्परेचर एंड प्रेशर डिक्रीज आफ्टर टर्बाइन ऑपरेशन। देखो जितना प्रेशर पहले था, पहले मतलब टर्बाइन किसका प्रेशर? स्टीम का प्रेशर। स्टीम का प्रेशर जितना पहले था मतलब कि टर्बाइन के ऊपर स्ट्राइक करने के वक्त जो प्रेशर था वो टर्बाइन से बाहर निकलने के बाद उतना ही रहेगा क्या? नहीं, ठीक है। सो स्टीम कन्वर्टेड बैक टू द वाटर इन द कंडेंसर, तो फिर से उस स्टीम को पानी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और फिर से उस पानी को इस्तेमाल किया जाता है बॉयलर के अंदर। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ओके। सो यहां पे कंडेंसर एंड कूलिंग टावर का फंक्शन कर लेते हैं। हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टीम इन द कंडेंसर, है ना। देन कूलिंग टावर यूजेस सर्कुलेटिंग वाटर टू कूल द कंडेंसर, अब कंडेंसर को चलाने के लिए हम कूलिंग टावर का इस्तेमाल करते हैं। देन कंडेंसेशन प्रोसेस, स्टीम कंडेंसेस बैक टू वाटर इन द कंडेंसर एंड हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर, इस वाटर से, ये जो वाटर है कूलिंग टावर से आ रहा है, ये क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। किसके हीट को? जो स्टीम को पानी के अंदर हमें कन्वर्ट करना है उसके हीट को। आ गई बात समझ में? देन हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर थ्रू अ वेपर एंड हीटेड एयर इन द कूलिंग टावर, है ना। एटमॉस्फेयर के अंदर हीट रिलीज होती है एंड जो कंबशन के बाद जो गैसेस होते हैं वो स्टैक से क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। आ गई बात समझ में? अब ये कूलिंग टावर से भी जो हीट है वो बाहर निकलती है पानी की, है ना। यहाँ पे पानी नेचुरली ठंडा हो रहा है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ये प्रोसेस क्लियर है बेटा? यस और नो, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना। अब इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम्स भी है ना। जितना अच्छा ये पावर प्लांट है उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलते हैं, है ना। सो सबसे पहले क्या होता है बेटा? एयर पोल्यूशन होता है। सबसे पहले क्या है? एयर पोल्यूशन। बर्निंग कोल लीड्स टू रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। ऐसे हार्मफुल गैसेस कोल के बर्निंग की वजह से एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। ये सबसे पहला डिसएडवांटेज। दूसरा, एडवर्स इंपैक्ट ऑन हेल्थ ड्यू टू इमिशन ऑफ दिस गैसेस। डेफिनेटली ये हार्मफुल गैसेस ह्यूमन हेल्थ के ऊपर एंड अदर एनिमल्स के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट डालने वाले हैं। देन सूट पार्टिकल इमिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बर्निंग कोल ऑल्सो रिलीजेस सूट पार्टिकल्स इनटू द एनवायरमेंट, है ना। जलता हुआ जो कोल है वो सूट पार्टिकल्स को भी रिलीज करता है एनवायरमेंट के अंदर एंड इसकी वजह से क्या हो सकता है बेटा? पोटेंशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम इश्यूज एंड सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स।
इसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड पोटेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, है ना, बहुत डेंजरस इश्यूज हो सकते हैं और हमारी हेल्थ के अंदर सीरियस प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बेटा इसका, लिमिटेड फ्यूल रिजर्व्स, है ना। लिमिटेड फ्यूल रिजर्व्स क्यों, बिकॉज द मेथड रिलाइज ऑन द कोल एज अ फ्यूल सोर्स, बिकॉज ये मेथड जो है वो कोल के ऊपर रिलाई करती है, कोल के ऊपर डिपेंडेंट है और कोल हमारे जमीन के अंदर काफी लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है, ठीक है, क्योंकि पिछले 50-60 साल में हमने हद से ज्यादा उसका इस्तेमाल कर लिया है। दैट इज वाई कोल रिजर्व्स आर फाइनाइट, है ना, लिमिटेड है एंड पोजिंग फ्यूचर लिमिटेशंस ऑन द अवेलेबिलिटी। फ्यूचर में उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे लिमिटेशंस है, उसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है, ठीक है, बिकॉज अवेलेबिलिटी जैसे कम होगी और डिमांड जैसे बढ़ेगी तो वैसे वैसे इस कोल की प्राइस जो है वो बढ़ने वाली है, बिकॉज इट इज अवेलेबल इन द लिमिटेड फॉर्म इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो, हाँ या ना, ओके। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, देख लेते हैं सम मेजर थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया एंड देयर कैपेसिटी। इंडिया के अंदर कुछ मेजर थर्मल पावर प्लांट्स है जिसकी यहाँ पर लिस्ट है जो कि आपकी बुक में भी दी गई है। प्लेस का नाम क्या है बेटा, विद्यानगर, कौन से स्टेट में है, मध्य प्रदेश में। कैपेसिटी कितनी है बेटा उसकी, 4760 4760 मेगावाट की कैपेसिटी है। दूसरा मुंद्रा के अंदर है जो कि गुजरात स्टेट के अंदर आता है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है बेटा, 4620 मेगावाट। देन मुंद्रा के अंदर और एक है ना, दो पावर प्लांट है उधर जो कि गुजरात के अंदर ही है, 4000 मेगावाट की उसकी कैपेसिटी है। तो गुजरात अकेला मिलके लगभग 8620 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। देन तमनार के अंदर जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर है, जिसकी कैपेसिटी है 3400 मेगावाट। एंड चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है, उसकी कैपेसिटी है 3340 मेगावाट। आ गई बात समझ में, यह आपको चीजें पता होनी जरूरी है, ठीक है, ओके। देखो न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि क्या है कि हमारे पास कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि यूरेनियम, है ना, जिसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब यूरेनियम के ऊपर कोई न्यूट्रॉन को जब स्ट्राइक किया जाता है तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। आ गई बात समझ में। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जो कि अभी मैंने आपको बताई, है ना। एक रिएक्टर के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, फिजन ऑफ यूरेनियम और प्लूटोनियम न्यूक्लियाई, है ना। यहाँ पे क्या होता है बेटा, फिजन होता है। क्या होता है, फिजन। हमारे पास दो चीजें हैं, फिजन एंड फ्यूजन, ठीक है। अब ये क्या होती है इसको हम आगे नेक्स्ट आने वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लो कि रिलीजेस इंटेंस हीट एनर्जी। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग दिस न्यूक्लियर रिएक्शन। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हाई टेम्परेचर स्टीम प्रोड्यूस। अब इसी हीट का इस्तेमाल करके हम हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं। देन रोटेट्स टर्बाइन कनेक्टेड टू जनरेटर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब पूरी कहानी पिछले पावर प्लांट जैसी है। कब तक, जब तक स्टीम प्रोड्यूस हो रही है तब तक। स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ हमने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर हम वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और एट द एंड टरबाइन से कनेक्टेड है, टरबाइन रोटेट होगा, जनरेटर कनेक्टेड है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके हमें दे देगा। आ गई बात समझ में, क्लियर है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर एक फ्लो चार्ट दिया गया है ना, किसका, न्यूक्लियर पावर प्लांट का। सबसे पहले यहां पर क्या होता है बेटा, हियर इज द न्यूक्लियर रिएक्टर। यहां पर क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि आपको दिख रहा है। फॉर योर कन्वीनियंस आई कैन रिड्यूस द ब्राइटनेस ऑफ दिस, ओके। नाउ आई थिंक इट इज क्लियरली विजिबल। देखो यहां पर, देखो यहां पर सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर है फॉर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। उसके बाद सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन फ्रॉम वाटर, है ना। अब एक सिस्टम है ना, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, उस पानी का स्टीम में कन्वर्जन होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द हीट जनरेटेड इन द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन।
ठीक है। देन यहां पर एक स्टीम टरबाइन लगा हुआ है। स्टीम टरबाइन किसको कनेक्टेड है बेटा? जनरेटर को कनेक्टेड है। ठीक है। अब जनरेटर जो है वो किसको कनेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब स्टीम टरबाइन को फिर से हमने एक कंडेंसर लगाया हुआ है, सिस्टम फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टीम बैक इनटू वाटर। इसको हम कंडेंसर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंडेंसर। ठीक है। सो इस कंडेंसर से पानी, मतलब जो स्टीम है वो पानी के अंदर कन्वर्ट होके फिर से इस सिस्टम के अंदर जाएगा, जहां पे उस पानी का फिर से वेपर्स बन के, स्टीम बन के फिर से उसको टरबाइन की तरफ भेजा जाएगा। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए हमारे पास फ्यूल कौन सा है बेटा? दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। दोनों में से सबसे ज्यादा यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम। ठीक है। यूरेनियम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस पावर प्लांट के अंदर किया जाता है। अब ये फ्लो चार्ट है जो कि आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क करते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन किस तरीके से होती है। सबसे पहले एनर्जी कन्वर्जन जो है वो समझ लो आप। सबसे पहले क्या है बेटा? हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, तो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पास क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी है। ठीक। अब उस न्यूक्लियर एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय डूइंग द फिजन रिएक्शन। ठीक है। अब थर्मल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा? स्टीम की मदद से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब उसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम को हम किसके ऊपर भेज रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, है ना। टरबाइन के अंदर उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से फिर से काइनेटिक एनर्जी आ रही है, और लास्ट में हमें क्या मिल रहा है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या मिल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये रिएक्शन को समझेंगे अब, है ना। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसको समझ लेना है। ठीक है। रिएक्शन को भी समझेंगे। ये डायग्राम काफी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, न्यूट्रॉन बम्बार्ड्स यूरेनियम 235 कन्वर्टिंग इट इनटू यूरेनियम 236, है ना। U235 के ऊपर न्यूट्रॉन को, है ना, न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया जाता है। अब वो किस में कन्वर्ट होता है? U236 में कन्वर्ट होता है। ठीक है। क्लियर है? देन फिजन ऑफ यूरेनियम 236, यूरेनियम 236 का फिजन होता है। कैसे? यूरेनियम 236 अंडरगोज फिजन ब्रेकिंग इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन एटम्स। ये यूरेनियम फिर बेरियम के अंदर एंड क्रिप्टॉन के अंदर क्या होता है बेटा? ब्रेक होता है। इसमें समझेंगे हम। उसके बाद रिलीजेस 3 न्यूट्रॉन्स एंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, है ना। क्या करते हैं ये? 3 न्यूट्रॉन को और रिलीज करते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले क्या है? यूरेनियम 235 है। ठीक है। उसके ऊपर हमने एक न्यूट्रॉन को यहां पर बम्बार्ड किया है। ठीक है। अब वो एक न्यूट्रॉन उसके अंदर ऐड हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा? यूरेनियम 236 बन जाएगा। ठीक है। अब यूरेनियम 236 बनने के बाद ये फिर और 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। किसमें? सबसे पहले बेरियम और दूसरा क्रिप्टॉन। ठीक है। अब बेरियम एंड क्रिप्टॉन जो है वो रिलीज होते वक्त 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो जनरेट करेंगे। अब उसके बाद जब ये अलग अलग हो गए दोनों, तो ये फिर 3 और नए न्यूट्रॉन को बाहर फेंकेंगे। ठीक है। सो ये 3 नए न्यूट्रॉन जो है वो फिर से यूरेनियम के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। ठीक है। अब इसके ऊपर स्ट्राइक करने के बाद फिर से ये बेरियम यूरेनियम 236 बन जाएगा, फिर से बेरियम एंड क्रिप्टॉन बनेंगे, फिर से यहां पर भी बेरियम क्रिप्टॉन, यहां पर भी बेरियम क्रिप्टॉन, और हर एक बेरियम क्रिप्टॉन बनने के वक्त 3 न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज हो गए। ठीक है। अब इसी तरीके से ये रिएक्शन जो है वो अनकंट्रोल्ड मैनर में चलती रहती है। अब आप बोलोगे सर ये रिएक्शन तो अंतहीन है, इन्फिनाइट है, अनकंट्रोल्ड है, ये तो चालू ही रहेगी, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट फटते क्यों नहीं है? ऐसा सवाल आपके मन में आ सकता है। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म अवेलेबल होता है जिसके अंदर हम ग्राफाइट रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। आ गई बात समझ में? यस और नो? ओके। देन चेन रिएक्शन इनिशिएशन किस तरीके से? द 3 न्यूट्रॉन्स कॉजेस फिजन इन 3 अदर यूरेनियम 235 एंड कंटिन्यूअस द चेन रिएक्शन, और उसके साथ साथ चेन रिएक्शन को क्या करते हैं? वो कंटिन्यू करते हैं।
आ गई बात समझ में? क्लियर है? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। एनर्जी रिलीज, ईच फ्यूजन इवेंट रिलीजेस मोर एनर्जी एंड एडिशनल न्यूट्रॉन्स। हर फ्यूजन में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं। चेन रिएक्शन एम्पलीफाइज लीडिंग टू सस्टेन्ड रिलीज ऑफ थर्मल एनर्जी। चेन रिएक्शन की वजह से कंटिन्यूअसली थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन होता रहता है। देन कंट्रोल चेन रिएक्शन इन पावर प्लांट्स। मैंने अभी आपको बताया था ना कि इसको कंट्रोल करना जरूरी है, अदरवाइज वहां पे धमाका हो जाएगा, है ना। सो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मैनेज एंड कंट्रोल द चेन रिएक्शन, रिलीज थर्मल एनर्जी इज हार्नेस फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब कैसे इसको मैनेज किया जाता है, रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है, ग्राफाइट रॉड का उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है और उसकी वजह से ये जो रिएक्शन है वो कंट्रोल में रहती है। ग्राफाइट क्या करता है बेटा, इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है? देखो अब ये कुछ ओवरव्यू है ना, स्कीमेटिक ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट हम जिसको बोलते हैं, इसी को ही आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे? यहां पे सबसे पहले क्या है बेटा, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसकी वॉल्स जो है ना वो काफी थिक रहती है, काफी मोटी दीवारें यहाँ पर बनाई जाती है क्योंकि कोई भी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो है वो इसके बाहर ना निकल पाए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है इंसानों के लिए। ओके, इंसान या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब यहाँ पे आपको कंट्रोल रॉड्स दिख रहे हैं, यस और नो? यस, यू कैन सी दिस कंट्रोल रॉड्स। ठीक है, देन इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन के वक्त जब हीट एनर्जी जनरेट होती है तो उस हीट एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है किसमें बेटा, इस बॉयलर के अंदर। किसमें ट्रांसफर किया जाता है? बॉयलर के अंदर। अब बॉयलर के अंदर क्या मौजूद है बेटा? पानी मौजूद है। डेफिनेटली ये पानी गर्म होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा, इतना गर्म होगा कि अल्टीमेटली ये सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होगा और यही सुपर हीटेड स्टीम जो है वो किस में भेजी जाएंगी बेटा? टरबाइन की तरफ भेजी जाएंगी। ठीक है, अब टरबाइन की तरफ भेजने के बाद ये टरबाइन किसको कनेक्टेड है? जनरेटर को कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको। देन अब ये स्टीम टरबाइन से फिर पास होगी और यहां पर एक कूलिंग टॉवर है ना, ये क्या है? कूलिंग टॉवर। अब कूलिंग टॉवर की वजह से क्या हो रहा है बेटा, यहां पर ये जो स्टीम है ये फिर से वाटर में कन्वर्ट करने में हमें मदद हो रही है। अब फिर से इसको पानी में कन्वर्ट किया जाता है और ये पानी फिर से, इसको कंडेंसर भी बोल सकते हैं इस सिस्टम को, ये पानी फिर से पंप के माध्यम से किसके अंदर भेजा जाता है? बॉयलर के अंदर भेजा जाता है। आ गई बात समझ में? यस और नो? क्लियर है सभी चीजें? ओके, तो इस डायग्राम को आपको ध्यान में रखना है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, मैंने पूरा इरेज कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपके बुक में भी यही डायग्राम दी गई है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में और कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है बेटा? क्लीन एनर्जी सोर्स है। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है? क्लीन एनर्जी सोर्स है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स डू नॉट यूज फॉसिल फ्यूल्स एलिमिनेटिंग एयर पोल्यूशन कंसर्न्स। अब इसके अंदर एक फायदा यह है कि यहां पर किसी भी फॉसिल फ्यूल का बर्निंग हो रहा है क्या? नहीं, और उसी वजह से एयर पोल्यूशन का जो कंसर्न है, जो डिसएडवांटेज है, वो यहां पर एलिमिनेट होता हुआ दिखता है। देन प्रोवाइड्स सब्सटेंशियल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि यहां पर इफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि 1 टन कोयले को बर्न करने के बाद जितनी एनर्जी हमें मिलती है उतनी एनर्जी हमें 1 किलो यूरेनियम को बर्न करने के बाद मिलती है ना। यानी कि जमीन आसमान का फर्क हमें यहां पे देखने को मिलता है थर्मल पावर प्लांट के कंपैरिजन में न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। ठीक है, सो यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स भी है, कुछ चैलेंजेस भी है ना। इसके अंदर सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है बेटा? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट, है ना। यहाँ पर जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो हाईली रेडियो एक्टिव रहता है और उससे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खतरा पहुंच सकता है, एनवायरनमेंट के ऊपर उसका हार्मफुल इंपैक्ट हो सकता है। अब फ्यूजन प्रोडक्ट्स आर रेडियो एक्टिव एंड इमिट हार्मफुल रेडिएशन, देन डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट पोजेसेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर द साइंटिस्ट।
है ना। अब वेस्ट जो जनरेट हो गया है तो इसको सिक्योरली डिस्पोज भी करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको ऐसे ही अगर छोड़ दिया तो डेफिनेटली दैट विल कॉज हार्मफुल इंपैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि साइंटिस्ट को नए नए तरीके को खोजना पड़ रहा है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट को हम किस तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। देन सेफ्टी कंसर्न, सेफ्टी कंसर्न भी यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू द थर्मल पावर प्लांट, बिकॉज न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली फैटल। ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि वहां पे सबसे पहले खतरा तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, क्योंकि इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशंस मौजूद है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से। उसके साथ साथ वहां पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहता है, बॉयलर के अंदर का प्रेशर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर का प्रेशर। सो ये ओवरऑल बहुत ही खतरनाक चीज बन जाती है अगर ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में, रशिया में और 2-3 जगह पे ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट के इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों को अपनी जान उसके अंदर गंवानी पड़ चुकी है। ठीक है, सो पोटेंशियल रिलीज ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट के वक्त जो हार्मफुल रेडिएशंस रिलीज होते हैं उसके बहुत लंबे समय तक हार्मफुल इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। दैट इज वेरी कंसर्निंग थिंग। ओके, आ गई बात समझ में। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो यहां पर इंडिया के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके कुछ नाम और जगह दिए गए हैं। सबसे पहला है कुंदकुलम के अंदर, जो कि तमिलनाडु स्टेट के अंदर आता है, जिसकी कैपेसिटी है 2000 मेगावाट। उसके बाद तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, जिसकी कैपेसिटी है 1400 मेगावाट। उसके बाद में रावत भट्टा, जो कि राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है पावर प्लांट, उसकी कैपेसिटी है 1180 वाट उसकी मेगावाट। एंड कायगा, जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है, उसकी कैपेसिटी है 880 मेगावाट, है ना। वो कंपैरेटिवली हमारे इंडिया के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है वो काफी कम कैपेसिटी वाले हैं, छोटे पावर प्लांट्स है ना। अगर आप बाहर की कंट्रीज में जाओ, यूएसए, रशिया वगैरह जैसे बड़े कंट्रीज में, तो वहां पे आपको ज्यादा कैपेसिटी वाले पावर प्लांट्स देखने को मिलेंगे। और आपके लिए एक टास्क भी है कि आपको सर्च करना है कि कहां पे सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल्ड है। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। पावर जनरेशन प्लांट्स बेस्ड ऑन द एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस, है ना। नेचुरल गैस के ऊपर भी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और इसके भी पावर प्लांट्स मौजूद है। ठीक है, अब इसके अंदर फ्लो चार्ट दिया गया है किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है अलग अलग चीजों का। देखो, कॉम्प्रेसर फॉर प्रेशराइज्ड एयर, यहां पर एक कॉम्प्रेसर लगाया जाता है जो कि एयर को प्रेशराइज्ड करता है। ठीक है, उसके बाद में कंबशन चेंबर रहता है जिसके अंदर फ्यूल के दौर पर हम नेचुरल गैस को यहां पर सप्लाई करते हैं, है ना। नेचुरल गैस एंड कॉम्प्रेस्ड एयर दोनों की मदद से फिर कंबशन हो पाता है और उसी कंबशन से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और उसको एक गैस टरबाइन जो है वो कनेक्टेड रहता है। गैस टरबाइन जनरेटर को कनेक्टेड रहता है, जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करके हमें देता है ना। दिस इज सिंपल ओवरव्यू ऑफ द नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट्स। ठीक है, अब इसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, आगे आने वाले क्लासेस में आप पढ़ सकोगे उसको। ठीक है, देखो यहां पर किस तरीके से कंबशन प्रोसेस होता है बेटा नेचुरल गैस पावर प्लांट के अंदर, देख लीजिए। कंबशन प्रोसेस, कंप्रेसर इंट्रोड्यूसेस प्रेशराइज्ड एयर इनटू द कंबशन चेंबर। कंप्रेसर क्या करता है, सबसे पहले प्रेशराइज्ड एयर को कंबशन चेंबर के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद नेचुरल गैस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर क्रिएटिंग हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस। अब एयर के प्रेजेंस में, हाई प्रेशर एयर के प्रेजेंस में नेचुरल गैस जो है वो बर्न होता है और हाई प्रेशर गैस जो है वो वहां पर बनता है। देन टरबाइन ऑपरेशन, टरबाइन किस तरीके से ऑपरेट करता है बेटा, गैस फ्रॉम द कंबशन चेंबर ड्राइव्स द टरबाइन, है ना। कंबशन चेंबर के अंदर जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो गैस ही टरबाइन को ड्राइव करता है, इसलिए यहां पर हम गैस टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं, स्टीम टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं क्या, नहीं। आ गई बात समझ में। सो टरबाइन कन्वर्ट्स द थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। टरबाइन क्या करता है, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। देन क्या है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। टरबाइन इन टर्न ड्राइव्स द जनरेटर।
टरबाइन क्या करता है, जनरेटर को ड्राइव करने का काम करता है। जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मैकेनिकल एनर्जी जनरेटेड बाय द टरबाइन। ये आपको मैकेनिज्म ऑलरेडी 2 पावर प्लांट के अंदर हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। कैसे कि जो मैकेनिकल एनर्जी है जो टरबाइन को है, उस वजह से जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाता है। अब जनरेटर किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इसलिए आपको फर्स्ट लेक्चर को अच्छी तरीके से कंप्लीटली देखना पड़ेगा। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन पावर प्लांट यूजिंग एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस, है ना। कैसे, देखो सबसे पहले केमिकल एनर्जी है, किसके पास है बेटा, नेचुरल गैस के अंदर है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का जब कंबशन हो रहा है कंबशन चेंबर के अंदर, तो उस वक्त क्या जनरेट हो रही है बेटा, काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है। अब उसी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर किया जा रहा है किसकी तरफ, गैस टरबाइन की तरफ। और उस गैस टरबाइन की मदद से हम कौन से फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। आ गई बात समझ में, क्लियर है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर नेचुरल गैस पावर प्लांट के कुछ एडवांटेजेस हमें देखने हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो है, इसकी इफिशियंसी बहुत हाई होती है। नेचुरल गैस पावर प्लांट्स एग्जिबिट हायर इफिशियंसी कंपेयर टू कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, है ना। कोल बेस्ड यानी कि थर्मल पावर प्लांट जो हमारे पास अवेलेबल है, उसके कंपैरिजन में नेचुरल गैस पावर प्लांट की इफिशियंसी ज्यादा होती है। देन लो पोल्यूशन, यहां पर पोल्यूशन भी कम होता है, बिकॉज बर्निंग नेचुरल गैस प्रोड्यूसेस फ्यूअर पोल्यूटेंट्स। नेचुरल गैस को जलाने के बाद बहुत कम पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद में नेचुरल गैस लैक्स सल्फर, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट। नेचुरल गैस को बर्न करते वक्त सल्फर जो है वो रिलीज नहीं होता, उसकी वजह से एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो है वो रिड्यूस होने में मदद मिलती है। आ गई बात समझ में, क्लियर है सभी चीजें, यस और नो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर क्या है बेटा, स्कीमेटिक ओवरव्यू ऑफ नेचुरल गैस पावर प्लांट। नेचुरल गैस पावर प्लांट का एक स्कीमेटिक ओवरव्यू है, ठीक है। सो यहां पर क्या है, देखो सबसे पहले फ्यूल है ना। फ्यूल कौन सा है बेटा, यहां पर नेचुरल गैस है ना, नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस जो है वो फ्यूल है। उसके बाद में यहां पर एक कंप्रेसर हमने लगाया हुआ है। ये कंप्रेसर क्या करता है बेटा, हाई प्रेशर एयर को यहां से अंदर लेता है ना, एयर, और लो प्रेशर एयर को अंदर लेता है और हाई प्रेशर एयर को कंबशन चेंबर में भेजता है, ठीक है, कंप्रेसर, ठीक है। अब दोनों चीजें कंबशन चेंबर में आ चुकी है, यानी कि यहां से नेचुरल गैस आ गया और यहां से हाई प्रेशर एयर जो है वो इसके अंदर एंटर कर चुका है। अब यहां पर क्या होगा बेटा, कंबशन होगा। क्या होगा, कंबशन। अब ये कंबशन होने के बाद ये जो हाई प्रेशराइज गैस यहां पर जनरेट हुआ है, ये किसके पास जाने वाला है, किसके पास, गैस टरबाइन के पास जाने वाला है। किसके पास जाने वाला है, गैस टरबाइन के पास, ठीक है। अब गैस टरबाइन रोटेट होगा, गैस टरबाइन का शाफ्ट किसको कनेक्टेड है, जनरेटर को कनेक्टेड है। जनरेटर हमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके देगा, क्लियर है बात। ओके, अब यहां पर इधर से हम क्या कर रहे हैं, इमिशन ऑफ हॉट गैसेस कर रहे हैं। इधर क्या हो रहा है बेटा, इमिशन हो रहा है किसका, हॉट एंड सम हार्मफुल गैसेस का, सम हार्मफुल गैसेस, क्लियर है, यस और नो। ओके, तो इस डायग्राम को आपको याद रखना है, ठीक है। इस डायग्राम को याद रखना है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आई विल इरेज दिस ऑल, है ना। You can take this screenshot of this diagram, so you can schematically draw this diagram in the exam and get the good marks. Okay, done. Moving to the next slide. देखो, some natural gas power plants in India. इंडिया के अंदर कुछ natural gas power plants मौजूद है, जो कि समरलकोटा के अंदर, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, 2620 मेगावाट की कैपेसिटी है। उसके बाद में अंजनवेल जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, जिसकी कैपेसिटी 2220 मेगावाट है। उसके बाद भावना जो कि दिल्ली में है, 1500 मेगावाट की उसकी कैपेसिटी है। उसके बाद में कोंडपल्ली जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, 1466 यानी कि 1466 मेगावाट की उसकी कैपेसिटी है। क्लियर है बात। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरमेंट, इसका हम एक सिनेरियो देखेंगे।
यानी कि हम जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका हमारे एनवायरमेंट के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट होता है ना, यानी कि एक्चुअली उसका रिलेशन क्या क्या है और इम्पैक्ट क्या है। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल को जलाने के बाद यानी कि मिनरल ऑयल, उसके अंदर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब आता है। उसके बाद में अदर नेचुरल गैस भी एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। इसको जलाने के बाद क्या होता है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन किस तरीके से होता है, वन बाय वन पॉइंट्स को देख लो। बर्निंग कोल एंड नेचुरल गैस इमिट्स गैसेस एंड सूट पार्टिकल्स कॉजिंग एयर पोल्यूशन, है ना। जब हम किसी भी कोल को या फिर किसी भी नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो वहां पे सूट पार्टिकल का इमिशन होता है एंड कुछ हार्मफुल गैसेस भी एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होती है एंड इट कॉजेज द एयर पोल्यूशन। क्लियर है बात। देन नेक्स्ट क्या है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड अ बाय प्रोडक्ट एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर एडवर्सली अफेक्ट करता है। उसके साथ साथ increased carbon dioxide contributes to environmental issues like global warming। अब इसको बर्न करते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है और ज्यादा मात्रा में जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर के अंदर रिलीज होता है तो वहां पर ग्लोबल वार्मिंग होने के चांसेस रहते हैं। यानी कि ग्लोबली पूरे पृथ्वी का, पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो इंक्रीज होता है एंड दैट इज अल्टीमेटली हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट, फॉर द फ्यूचर ऑफ द अर्थ। सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लीड्स टू प्रॉब्लम्स सच एज एसिड रेन, है ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है उसकी वजह से एसिड रेन का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है। सूट पार्टिकल्स फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन पोज रेस्पिरेटरी रिस्क इंक्लूडिंग अस्थमा। सूट पार्टिकल्स की वजह से रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकते हैं जैसे कि अस्थमा, दैट इज वेरी डेंजरस डिसीज एंड दैट इज इनक्यूरेबल, ठीक है। सो लिमिटेड रिजर्व्स एंड डिप्लीशन, देखो यहाँ पर हमारे पास जितने भी फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल है उसके बहुत लिमिटेड रिजर्व्स है हमारे पास, है ना। और लिमिटेड रिजर्व्स की वजह से यहाँ पर दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं वैसे वैसे ये रिजर्व्स जो है वो खत्म होते जा रहे हैं और नया प्रोडक्शन के लिए बहुत हजारों करोड़ों साल लगते हैं, ठीक है। सो फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, उसके बाद में क्रूड ऑयल, उसके बाद में नेचुरल गैस टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, है ना। मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल लगते हैं इसके लिए, लाखों करोड़ों साल लगते हैं किसके लिए, कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के फॉर्मेशन के लिए। और हम हद से ज्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं जो जिस चीज को बनने के लिए लाखों साल लगते हैं, ठीक है। रिजर्व्स आर फाइनाइट एंड एक्सपेक्टेड टू डिप्लीट इन द फ्यूचर। ये जो रिजर्व्स है बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद है और फ्यूचर में ये डिप्लीट होने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। देन करंट यूजेस रेट्स सजेस्ट कोल रिजर्व्स में लास्ट अराउंड 200 ईयर्स एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स फॉर द 200 to 300 ईयर्स। हाँ, ये एक एक्सपेक्टेड आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा ही अगर चलता रहा तो आने वाले 100 साल में हमारे पास कोल, नेचुरल गैस के एंड मिनरल ऑयल के रिजर्व्स जो है वो खत्म होते चले जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ ग्रीन एनर्जी, जो कि आपके चैप्टर का क्या है, टाइटल है ना। टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव होना जरूरी है आने वाले 10-15 साल के अंदर, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद क्या है बेटा, न्यूक्लियर एनर्जी चैलेंज, है ना, इश्यूज विथ न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी एक पोल्यूशन का कंसर्न है, ठीक है। एयर पोल्यूशन नहीं होता है लेकिन यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी पोजेसेस चैलेंज सच एज न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल, न्यूक्लियर वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोज करना है ये भी एक चैलेंज है। उसके साथ साथ पोटेंशियल डिजास्टर्स लाइक द एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर अ कंसर्न। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर जो एक्सीडेंट होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है ना, जिसके बारे में भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। उसके बाद क्या है बेटा, लास्ट वन, कंक्लूजन क्या है, देखो ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स इज नॉट कंसिडर एनवायरमेंट फ्रेंडली। चाहे आप नेचुरल गैस से जनरेट करो, चाहे आप कोल से जनरेट करो, चाहे आप न्यूक्लियर पावर प्लांट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, ये तीनों चारों चीजें जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है ना। तो इसके लिए हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस की तरफ मूव होना जरूरी है, ठीक है। अब कैसे, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं, ठीक है। सो यहां पर टुवर्ड्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी, टुवर्ड्स
ग्रीन एनर्जी क्या लिखा गया है, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस। जैसे कि अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस कौन से बेटा अपने पास, ऑप्शंस लाइक वाटर रिजर्व्स, है ना, पानी की मदद से हाइड्रो पावर प्लांट से हम जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद में विंड हवा से, उसके बाद में सनलाइट से, उसके बाद में बायोफ्यूल ऑफर अल्टरनेटिव्स टू ट्रेडिशनल मेथड्स, है ना। बायोफ्यूल भी क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। दिस सोर्सेस आर परपेचुअल प्रोवाइडिंग अ कंटिन्यूअस एंड सस्टेंशियल एनर्जी सप्लाई। ये सोर्सेस क्या है बेटा, परपेचुअल है एंड कंटिन्यूअस एंड सस्टेनेबल हमें एनर्जी सप्लाई दे सकते हैं, और पोल्यूशन भी इसका लगभग जीरो है, ठीक है। सो environmentally friendly electricity generation from water, wind, sunlight, biofuel avoid the environmental issues associated with the fossil fuel and nuclear energy। fossil fuel and nuclear energy के associated जो issues है उसको avoid किया जा सकता है। does not contribute to air pollution, global warming और finite resource depletion। sunlight unlimited है, उसके साथ साथ हवा अनलिमिटेड है, पानी भी समंदर के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो इसी वजह से ये कभी भी फ्यूचर में डिप्लीट नहीं हो सकते, कम नहीं हो सकते, और इससे हम बार बार एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी कंसेप्ट क्या है, एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम दिस सोर्सेस इज टर्म एज ग्रीन एनर्जी। मतलब इस सोर्सेस से बनाई गई, डिराइव की गई जो एनर्जी है, जैसे कि विंड, हाइड्रो, वाटर, जियोथर्मल, उसके बाद में बायोफ्यूल, ये जो है इसको हम ग्रीन एनर्जी सोर्सेस बोलते हैं। उसके साथ साथ रिफ्लेक्ट्स शिफ्ट टुवर्ड्स एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। उसके साथ साथ ग्लोबल ट्रेंड क्या है, रिकॉग्नाइजिंग प्रॉब्लम्स विद द ट्रेडिशनल फ्यूल्स, द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंगली एम्ब्रेसिंग ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। देखो हर कंट्री जो है अब कोशिश करने लगी है, मतलब पूरा सिनेरियो देखकर अगर ऐसा लगता है, पूरा जितना भी कोल का रिजर्व है, जितना भी पेट्रोलियम का रिजर्व है, जितना भी हमारे पास न्यूक्लियर एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो उस हिसाब से और पोल्यूशन के हिसाब से बहुत सारी कंट्रीज जो है वो अभी प्लानिंग कर रही है कि आने वाले 20-25 साल में, 15 साल में, 10 साल में हम किस तरीके से पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो सकते हैं। इसलिए सोलर एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे जो डेवलपमेंट है वो अभी पूरे दुनिया में चालू है। कैसे सोलर एनर्जी को, सोलर बेस्ड जो हमारे पास सेल्स है उसको किस तरीके से और ज्यादा इफिशिएंट बनाया जा सके, इसके ऊपर रिसर्च अभी चालू है, ठीक है। दैट्स ऑल। सो हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या नाम है बेटा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर क्या होता है, यूटिलाइजेस काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर। जो पानी बह रहा है उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। सो कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वाटर स्टोर्ड इन डैम इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब डैम के अंदर वाटर जो है वो स्टोर्ड रहता है ना, दीवारों की मदद से बड़े बड़े, और उसी पानी को, स्टोर किए गए पानी को हम क्या करते हैं बेटा, उस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बिकॉज जो पानी स्टोर किया गया है उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे कन्वर्जन होता है किसका, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, इसका यहां पर कन्वर्जन होता है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर, ठीक है। सो एनर्जी कन्वर्जन क्या है, फास्ट फ्लोइंग वाटर इज डायरेक्टेड फ्रॉम द डैम टू द टरबाइन। बहुत तेजी से बहने वाला वाटर जो है वो डैम के ऊपर डायरेक्ट किया जाता है, टरबाइन के ऊपर डायरेक्ट किया जाता है, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर ड्राइव्स द टरबाइन। उस बहते हुए पानी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो टरबाइन को ड्राइव करने में मदद करती है। आ गई बात समझ में। सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन क्या है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, टरबाइन रोटेशन इज यूज्ड टू ड्राइव अ जनरेटर। डेफिनेटली यहां पर हम कौन सा टरबाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर टरबाइन इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टीम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम कौन सा टरबाइन इस्तेमाल करते हैं बेटा, स्टीम टरबाइन इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल गैस पावर प्लांट के अंदर हम गैस टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं। सो यहां पर हम वाटर टरबाइन का इस्तेमाल करेंगे। अलग अलग टरबाइन की अलग अलग कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन होता है ना। सो अकॉर्डिंग टू द यूज केस हम उसको इस्तेमाल करते हैं। सो जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर।
है ना। सो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया गया है जो कि हमें क्या कहता है, देख लीजिए एक बार। वाटर रिजर्वायर विद पोटेंशियल एनर्जी, जो पानी को हमने स्टोर करके रखा है वो, उसके पास क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, वाटर टरबाइन को रोटेट करेंगी, है ना। अब वाटर टरबाइन किसको रोटेट करेगा बेटा, जनरेटर को रोटेट करेगा। अब जनरेटर रोटेट होने के बाद क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। आ गई बात समझ में। सो ये कहानी जो है वो हर पावर प्लांट के अंदर सेम है ना। सिर्फ यहाँ पे जो फ्यूल है या फिर टरबाइन को रोटेट करने वाली जो चीज है वो यहाँ पर चेंज होती है, एंड टरबाइन का कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है। सो ये कुछ था इसके बारे में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी का भी एक फ्लो दिया गया है कि किस तरीके से वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर के अंदर, ठीक है। अब फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर जाती है बेटा, टरबाइन के अंदर जाती है, और उस काइनेटिक एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होके हमें मिलती है, ठीक है। इस फ्लो चार्ट को आपको याद रखना है किस तरीके से चीजें काम करती है। अब यहां पर क्या है, स्कीमेटिक ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के एक स्कीमेटिक दिया गया, ओवरव्यू डायग्राम दिया गया। इसके अंदर आपको क्या देखना है, सबसे पहले ये रिजर्वायर है, ये डैम की वॉल है बेटा, दिख रही ना आपको, हाँ। अब यहाँ पर पानी जो है वो स्टोर किया गया है, ठीक है। अब यहां से इस पानी को इस पेन स्टॉक के माध्यम से, पेन स्टॉक मतलब एक तरीके की पाइपलाइन है, इसके माध्यम से हम किधर लेके आते हैं बेटा, वाटर टरबाइन की तरफ लेके आते हैं। किधर लेके आते हैं, वाटर टरबाइन, है ना। अब यहाँ पे स्ल्यूज गेट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पानी के अंदर जो गंदगी है, मिट्टी है, वो यहाँ पर फिल्टर की जाती है, यहाँ पर स्टोर होती है, ठीक है। और थोड़ा फ्रेश पानी, थोड़ा फिल्टर किया हुआ पानी यहाँ पर टरबाइन के पास आता है। ये टरबाइन किसको कनेक्टेड है बेटा, जनरेटर को कनेक्टेड है, ठीक है। और इसको बाद में फिर पावर ग्रिड की तरफ भेज दिया जाता है। आ गई बात समझ में, क्लियर है सभी चीजें, यस और नो, क्लियर है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। कंसर्न्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो बड़ा अच्छा है, तो पोल्यूशन फ्री, है ना, लेकिन इसके भी कुछ कंसर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। क्या है बेटा, zero combustion emissions, hydroelectric power plants do not burn fuel eliminating air pollution from the combustion। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर किसी भी तरीके का फ्यूल बर्न नहीं होता, उस वजह से एनवायरमेंटल जो एयर पोल्यूशन है वो एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन कंसर्न क्या है, डिबेट सराउंड्स द एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी because issues include forced migration, submerging of forest and fertile land and adverse effect on the river ecosystem। देखो, जब हम रिवर के अंदर का पानी इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर एक्वेटिक एनिमल को हार्म पहुंचता है डेफिनेटली, एंड यहाँ पे हमें माइग्रेशन भी देखने को मिलता है, फर्टाइल लैंड का भी इस प्रोसेस की वजह से नुकसान होता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें इसके कुछ इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इसके कुछ एडवांटेजेस हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है बेटा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इन्वॉल्व्स नो फ्यूल कंबशन इंश्योरिंग नो पोल्यूशन फ्रॉम बर्निंग फ्यूल। इसके अंदर किसी भी तरीके का फ्यूल कंबस्ट नहीं होता, इसलिए किसी भी तरीके का एयर पोल्यूशन, हार्मफुल गैसेस, उसके बाद में सूट पार्टिकल्स यहाँ पर रिलीज होने के कोई चांसेस नहीं है। उसके बाद एडिक्वेट वाटर स्टोरेज अलाउज फॉर ऑन डिमांड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। देखो, हमारे हिसाब से वाटर स्टोरेज अगर बराबर है तो हमारे हिसाब से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो सकता है। देन इनेबल्स अनइंटरप्टेड पावर जनरेशन मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंट एनर्जी सप्लाई, है ना। ये अनइंटरप्टेड एनर्जी जनरेशन हो सकता है बिकॉज यहाँ पर पानी जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डैम्स के अंदर स्टोर्ड रहता है ना। और ऐसे अलग अलग दरवाजे डैम को रहते हैं, हर एक की तरफ हम ये पावर प्लांट को इंस्टॉल कर सकते हैं, हर दरवाजे की तरफ, ठीक है। सो ये कुछ एडवांटेजेस हो गए। उसके बाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस को भी हम देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट, कैसे बेटा, स्टोरेज ऑफ वाटर इन डैम्स कॉजेस बैक वाटर पोटेंशियली सबमर्जिंग विलेजेस एंड टाउन्स,
है ना। देखो बैक वाटर में दिक्कत आती है ना, जो विलेजेस एंड टाउन्स उसके अराउंड सिचुएटेड है, रिवर के अराउंड, उनको पानी नहीं मिलता, रिजल्ट्स इन चैलेंजेस ऑफ रिहैबिटेशन फॉर द डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन एंड सबमर्जेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड। इस वजह से उसके आसपास रहने वाले पॉपुलेशंस का माइग्रेशन होता है, फर्टाइल लैंड जो है वो सबमर्ज होती है, खराब हो जाती है ना, और फॉरेस्ट के ऊपर भी उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद इंपैक्ट ऑन रिवर इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रिवर फ्लो ड्यू टू डैम्स कैन एडवर्सली अफेक्ट द रिवर्स इकोसिस्टम। रिवर फ्लो जो है उसके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इकोसिस्टम जो है रिवर के अंदर की, उसको एडवर्सली इंपैक्ट हो सकता है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द रिवर पॉजिंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। देखो उसके अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं रिवर के अंदर, उसके भी मरने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं, उनका लाइफ को भी यहाँ पर खतरा हमें देखने को मिलता है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो डू यू नो, क्या उत्तराखंड में है ना टेहारी नाम की जगह पे 2400 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना हुआ है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर कोयना जो है, कोयना डैम है ना, उसके अंदर 1960 मेगावाट का प्लांट लगा हुआ है, किसका, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। देन श्रीसाइलम जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसके अंदर 1670 मेगावाट कैपेसिटी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। उसके बाद में नाथपा जैकरी जो कि हिमाचल प्रदेश की एक जगह है, वहां पर भी हमें 1500 मेगावाट का पावर प्लांट देखने को मिलता है। आ गई बात समझ में। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी, है ना, हवा की मदद से, विंड एनर्जी की मदद से हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। देखो हिस्टोरिकल यूज ऑफ विंड एनर्जी, विंड एनर्जी ट्रेडिशनली एम्प्लॉयड फॉर एक्टिविटीज लाइक वाटर लिफ्टिंग एंड ड्राइविंग फ्लोर मिल्स, है ना, फ्लोर मिल्स है ना, चक्की को ड्राइव करने के लिए, उसके बाद में पानी को ऊपर लिफ्ट करने के लिए विंड मिल का पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था, है ना। सो विंड टर्बाइन फॉर इलेक्ट्रिसिटी कब इस्तेमाल करने लगे हम, विंड एनर्जी हार्नेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग अ मशीन कॉल्ड अ विंड टर्बाइन, है ना। अब विंड टर्बाइंस, विंड एनर्जी की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं बाय द डिवाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, विंड टर्बाइन बोलते हैं, जो कि आपको इस इमेज के अंदर देखने को मिल रहा है ना। देन टर्बाइन कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम विंड इनटू रोटेशनल मोशन। टर्बाइन क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है ना, किससे, फ्रॉम विंड इनटू रोटेशनल मोशन के अंदर, है ना। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, देखो यहाँ पर विंड स्ट्राइक्स टर्बाइन ब्लेड्स कॉजिंग रोटेशन, है ना, विंड जो है वो टर्बाइन के ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करती है, इसके ऊपर, एंड उस वजह से क्या होता है बेटा, वहां पर रोटेशन होता है। टर्बाइन्स एक्सल लिंक टू एन इलेक्ट्रिक जनरेटर थ्रू अ गियर बॉक्स, है ना। टर्बाइन एक्सल किसको कनेक्टेड रहता है बेटा, इलेक्ट्रिक जनरेटर को कनेक्टेड रहता है गियर बॉक्स की मदद से। गियर बॉक्स क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, गियर बॉक्स एम्पलीफाइज रोटेशंस पर यूनिट टाइम, यानी कि आरपीएम को बढ़ाने का काम करता है कौन, गियर बॉक्स, एंड ड्राइविंग द जनरेटर, और जनरेटर को ड्राइव करके हमें इलेक्ट्रिसिटी बना के देता है, ठीक है। एफिशिएंट एनर्जी कन्वर्जन, rotating blades efficiently convert wind's kinetic energy into electrical energy। rotating blade जो है वो efficiently wind के पास जो kinetic energy है उसको electrical energy में convert कर सकते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है, yes or no? okay, so इस डायग्राम को समझ लेते हैं। सबसे पहले एक छोट ब्रीफ इसमें समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये ब्लेड्स है किसके, विंड टर्बाइन के, यहाँ पर ब्लेड्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर बीच में शाफ्ट है जो कि किसको कनेक्टेड है बेटा, इस गियर बॉक्स को कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये गियर बॉक्स एम्पलीफाई करता है किसको, आरपीएम को एम्पलीफाई करता है। आरपीएम एम्पलीफाई हुए तो ये जो जनरेटर है वो और तेजी से चलेगा, है ना। ये फिर से शाफ्ट है इधर, ये शाफ्ट किसको कनेक्टेड है बेटा, फिर जनरेटर को कनेक्टेड है, और जनरेटर से फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सपोर्ट मैकेनिज्म यहाँ पर लगाया जाता है, जो कि आपने इमेज में भी अभी अभी देखा होगा, है ना। और यहाँ पर बेरिंग्स रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यॉ मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यॉ मैकेनिज्म। यॉ मैकेनिज्म क्या करता है बेटा,
आपको पता है कि विंड की डायरेक्शन कभी भी एक जैसी नहीं रहती, पूरे दिन भर में लगभग 10, 15, 20 बार विंड की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है ना। कभी कभी आपने अगर पतंग उड़ाया है तो आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से विंड जो है वो चेंज होती है। तो उसी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से विंड की डायरेक्शन चेंज होगी उस हिसाब से ये जो पूरा सेटअप है ये पूरा रोटेट होना चाहिए। यस और नो? सो फॉर दैट पर्पज हम यहां पर यॉ मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या करता है, जो कि इस पूरे सेटअप को विंड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रोटेट करने का काम करता है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है, स्टेजेस इन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी, है ना। विंड एनर्जी से हम जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं उसके क्या क्या स्टेजेस है। सबसे पहला विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, है ना। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, जितनी अमाउंट ऑफ वेलोसिटी है उस विंड की उतनी वेलोसिटी का विंड चाहिए। उसके साथ साथ विंड टर्बाइन विथ लार्ज फिन्स, है ना, जो उसके ब्लेड्स है वो बड़े चाहिए, राइट। उसके बाद वो कनेक्टेड है किसको, जनरेटर को कनेक्टेड है। जनरेटर किसको कनेक्टेड है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कनेक्टेड है, ठीक है। सो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इन विंड कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन के अंदर, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। आ गई बात समझ में? क्लियर है? सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी। क्लियर है बात? यस और नो? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। विंड एनर्जी कैपेसिटीज, साइट सिलेक्शन एंड लिमिटेशंस, है ना। इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना जरूरी है कि उसकी क्या क्या कैपेसिटीज होती है विंड एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की। उसके साथ साथ साइट सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और लिमिटेशंस क्या क्या है इसको भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। विंड टर्बाइन कैपेसिटी, कमर्शियली अवेलेबल विंड टर्बाइन्स रेंजेस फ्रॉम लेस देन 1 किलोवाट टू अबाउट 700 मेगावाट, है ना। कमर्शियल अवेलेबल जो विंड टर्बाइन हमारे पास मौजूद है वो 1 किलोवाट से शुरू होते हैं तो लगभग 7 मेगावाट तक जाते हैं, यानी कि 7000 किलोवाट तक जाते हैं। ओके, सो साइट स्पेसिफिक सिलेक्शन किस तरीके से होता है, विंड टर्बाइन कैपेसिटी चूजन बेस्ड ऑन द विंड वेलोसिटी एट द इंस्टॉलेशन साइट, है ना। उस पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन साइट कितनी अमाउंट ऑफ विंड वेलोसिटी एवरेज पूरे साल भर में रहती है, उस हिसाब से हमें यह डिटरमाइन करना पड़ता है कि वहां पे कौन सा पावर प्लांट लगाना है, कौन सा विंड कैपेसिटी का प्लांट लगाना है, ठीक है। सो विंड वेलोसिटी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस जियोग्राफिकल फैक्टर्स। विंड वेलोसिटी है जो अलग अलग जियोग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस है ना। वो वहां पर किस तरीके की जगह है, किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, इन सभी चीजों के ऊपर वो डिपेंड करती है, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, हाई विंड वेलोसिटी ऑन सी शोर्स, सी शोर के ऊपर हाई विंड वेलोसिटी कैसे, विंड वेलोसिटी इज टिपिकली हाई ऑन सी शोर्स के अंदर विंड वेलोसिटी जो ज्यादा रहती है। सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर विंड टर्बाइन इंस्टॉलेशन, और ये एक तरीके का सुटेबल एनवायरनमेंट है विंड टर्बाइन को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, क्लीन एनर्जी सोर्स। विंड एनर्जी इज कंसिडर अ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। विंड एनर्जी को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, क्लीन, उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोल के कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर किसी भी तरीके का पोल्यूशन हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगेन इसकी कुछ लिमिटेशंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके पहले एक चीज यहां पर रह गई, यहाँ पे होम के लिए ब्लेड की लेंथ जो है वो 1.5 मीटर के आसपास रहती है और कैपेसिटी जो है वो 2 किलोवाट रहती है। उसके बाद में विंड फार्म, है ना, खेती के अंदर अगर विंड टर्बाइन को लगाना है तो ब्लेड लेंथ लगभग 50 मीटर तक रहती है और कैपेसिटी जो है वो 2000 किलोवाट तक रहती है ना। और ऑफशोर विंड टर्बाइन, है ना, कई दूर दराज के इलाके पे या फिर सी शोर की तरफ लगाने हैं तो उसकी ब्लेड लेंथ जो है वो 100 मीटर तक रह सकती है एंड कैपेसिटी जो है वो 6000 टू 7000 किलोवाट तक रहती है। आ गई बात समझ में? ओके, सो इस स्लाइड की तरफ हम थे। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ विंड एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लिमिटेशंस के अंदर सबसे पहले द नेसेसरी विंड वेलोसिटी फॉर ऑप्टिमल एनर्जी जनरेशन इज नॉट यूनिवर्सली अवेलेबल। देखो, विंड वेलोसिटी जितनी रिक्वायर्ड है ये यूनिवर्सली अवेलेबल नहीं है, मतलब हर जगह के ऊपर आपको उतनी विंड वेलोसिटी देखने को नहीं मिलेगी, है ना। मतलब ये साइट स्पेसिफिक बन जाता है
है ना, साइट के ऊपर डिपेंडेंट बन जाता है, हम अल्टीमेटली कहीं पर भी नहीं लगा सकते। उसके साथ साथ विंड एनर्जी यूजेस इज लिमिटेड बाय जियोग्राफिकल फैक्टर्स। विंड एनर्जी यूजेस जो है वो जियोग्राफिकल फैक्टर की वजह से लिमिटेड है, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ दिस पावर प्लांट्स, राइट। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, क्या है, सोलर एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की मदद से किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया जाता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करने के लिए सोलर की मदद से दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि इसके अंदर सोलर फोटोवोल्टाइक सेल का इस्तेमाल करके हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि इसके अंदर हम सोलर थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का भी इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बराबर। वन बाय वन हम सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है बेटा, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्ट कन्वर्जन होता है सोलर एनर्जी से। यूटिलाइजेस सोलर फोटोवोल्टाइक सेल दैट बाईपास द नीड फॉर जनरेटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सोलर फोटोवोल्टाइक सेल का एडवांटेज ये है कि हमें ना तो इसके अंदर कोई जनरेटर की जरूरत है, ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल की जरूरत है। ये डायरेक्टली हमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करके डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके दे सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस सेल्स डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफरिंग अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड ऑफ सोलर पावर जनरेशन। अब ये क्या करता है बेटा, डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म करता है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है हम सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। आ गई बात समझ में। अब दूसरी चीज, दूसरा तरीका क्या है, देखो, सोलर थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। सोलर थर्मल एनर्जी कन्वर्जन किस तरीके से होता है, इनिशियल कन्वर्जन ऑफ सोलर रेडिएशन इनटू थर्मल एनर्जी, है ना, सोलर रेडिएशन का थर्मल एनर्जी में कन्वर्जन किया जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्जन किया जाता है। उसके बाद उस थर्मल एनर्जी को हार्नेस किया जाता है टरबाइन को ड्राइव करने के लिए, है ना, टरबाइन जनरेटर सिस्टम के अंदर। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस। इस प्रोसेस के अंदर दो स्टेजेस इन्वॉल्व रहती है। सबसे पहला, फर्स्ट, कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू थर्मल एनर्जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सनलाइट को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा, एंड देन यूटिलाइजिंग इट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू द सोलर प्रोडक्शन, है ना। अब थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद हम उसकी मदद से पानी को गर्म करते हैं, उसको स्टीम बनाते हैं, और स्टीम से फिर टरबाइन को रोटेट करते हैं, टरबाइन से फिर इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट होकर मिलती है, ठीक है। ये भी एक तरीका है, ठीक है। अब दोनों तरीके को हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो ध्यान से देखिएगा पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। सबसे पहले हम शुरू करने वाले सोलर फोटोवोल्टाइक सेल के बारे में। अब सोलर फोटोवोल्टाइक इफेक्ट क्या कहता है बेटा, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटोवोल्टाइक सेल्स जो है वो सोलर रेडिएशन को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, नोन एज सोलर फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, सोलर फोटोवोल्टाइक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। लेकिन यहां पर कौन से टाइप की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर मिलती है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, यानी कि द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ द डायरेक्ट करंट, डीसी इलेक्ट्रिसिटी। एंड यहां पर मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था, कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं बेटा, हम सेमीकंडक्टर मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। सोलर सेल्स आर टिपिकली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर्स सच एज सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन से बने हुए सोलर सेल्स हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि सेमीकंडक्टर से बने हैं। एनर्जी इन सनलाइट, सनलाइट के अंदर एनर्जी कैसे है, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट यहां पर जनरेट होता है, ठीक है, और डीसी इलेक्ट्रिक पावर, ठीक। फोटोवोल्टाइक एनर्जी इन सनलाइट से फोटोवोल्टाइक इफेक्ट की वजह से हम डीसी इलेक्ट्रिक पावर में डायरेक्टली उसका कन्वर्जन करते हैं। यहाँ पे दो ही स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, है ना। अब यहाँ पर और कुछ टेक्निकल चीजें हमें सोलर सेल्स के बारे में, सोलर पैनल्स के बारे में पढ़नी है और सीखनी है, समझनी है, ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हेडलाइन दिया गया है, क्या दिया है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अ सिलिकॉन सोलर सेल विथ अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डायमेंशन, है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का सिलिकॉन सोलर सेल प्रोड्यूसेस अप्रोक्सीमेटली 30 मिली एम्पियर करंट एंड 0.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस।
कितना प्रोड्यूस करता है बेटा, वो कितना प्रोड्यूस करता है, 30 मिली एम्पियर करंट एंड 0.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ठीक है, सो देखो द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेल्स एरिया, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेल एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, है ना। इसका मतलब क्या है आगे समझेंगे। उसके बाद ये समझ लो स्केलिंग इफेक्ट किस तरीके से काम करता है। स्केलिंग अप टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सिलिकॉन सोलर सेल yields approximately 3 एम्पियर करंट, है ना। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सोलर सेल 3 एम्पियर करंट हमें देता है एंड 0.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देता है। मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंडिपेंडेंट टू क्या है, इंडिपेंडेंट टू एरिया ऑफ द सेल है, यस और नो। ओके, सो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया सेल का हमें क्या देगा, 3 एम्पियर का करंट देगा, 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर बनेगा। ठीक है, एरिया बड़ा है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस उतना का उतना ही है। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम कुछ अराइज होता है और इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग मेथड्स है। तो हम दो सोलर सेल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्टिंग द सोलर सेल्स इन द सीरीज कनेक्शन एंड इन द पैरेलल कनेक्शन। किस तरीके से, व्हेन सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर पोटेंशियल डिफरेंस एड अप। जब सोलर सेल को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है V1 एंड V2 जो है वो ऐड हो जाता है, यानी कि V टोटल इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ठीक है, लेकिन यहां पर करंट जो है I, however the current remains the same as in an individual cell, यानी कि I इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू, यहां पे प्लस नहीं आएगा, है ना, I1 इक्वल्स टू, ठीक है, I1 इक्वल्स टू I2, इस तरीके से सीरीज में काम करता है। अब पैरेलल में किस तरीके से काम करता है बेटा, व्हेन सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर करंट एड्स अप। जब सोलर सेल को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका करंट जो है वो ऐड होता है, यानी कि यहां पर क्या होगा बेटा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होगा, यस और नो, दिख रहा है क्या आपको, हाँ। लेकिन V इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2 होगा, है ना। ये कब होता है, पैरेलल की कंडीशन में होता है, इसका कंडीशन में पैरेलल की। ये कब होता है, ये सीरीज की कंडीशन में होता है। आ गई बात समझ में, क्लियर है दोनों चीजें, ठीक है। अब इसके ऊपर सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। देखिए, अब सोलर पैनल को हमें बिल्ड करना है, बिल्डिंग द सोलर पैनल। ओके, सो सीरीज कनेक्टेड पैनल्स कैसे है, टू मेक अ सोलर पैनल कनेक्ट मेनी सोलर सेल्स इन सीरीज। बहुत सारे सोलर सेल को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस joining 36 cells in series gives a solar panel with 18 volt potential difference and 3 ampere current। देखो यहां पर जब हम 36 सोलर सेल्स को कुछ इस तरीके से सीरीज में लगाते हैं, कुछ इस तरीके से सीरीज में लगाते हैं, तो हमें क्या मिलता है बेटा, देखो 36 सोलर सेल्स इन सीरीज हमें क्या देते हैं बेटा, हमें 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। क्या देते हैं, 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। एंड कितना करंट देते हैं, 3 एम्पियर करंट देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम एक सोलर पैनल को डिजाइन कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग द 36 सोलर सेल्स इन द सीरीज लाइक दिस डायग्राम इज मेंशन ओवर हियर। ओके, सो इफिशिएंसी कंसीडरेशन किस तरीके से होता है, अ गुड सोलर सेल इज अबाउट 15% इफिशिएंट। गुड सोलर सेल जो है वो 15% इफिशिएंट होता है ना। तो यही यही यहाँ पे कंसर्न है। कंसर्न क्या है बेटा, कंसर्न क्या है, ओनली 15% इफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल, कितनी इफिशिएंसी है बेटा, फिर सिर्फ 15% इफिशिएंसी है सोलर सेल की, ठीक है। सो इफ अ सोलर पैनल गेट्स 100 वॉट्स फ्रॉम सनलाइट, अगर सोलर पैनल को 100 वॉट मिलते हैं किससे, सनलाइट से, इट प्रोड्यूसेस 15 वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर।
एग्जाम्पल क्या है बेटा, यानी कि 100 वॉट जो है, 100 वॉट जो है अगर इनपुट दे रहा है ना, इन, तो आउटपुट में हमें कितना मिल रहा है बेटा, 15 वॉट मिल रहा है ना, आउट में। ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसका, इफिशियंसी का। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, क्लियर है किस तरीके से सोलर पैनल को बिल्ड किया जाता है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। देखो अब सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट के अंदर कंपोनेंट क्या क्या होता है। अब अभी तक हम सोलर फोटोवोल्टेइक सेल के अंदर ही है, सोलर पावर प्लांट के बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया। तो यहाँ पे बेसिक यूनिट क्या है, सिंगल सोलर सेल इज द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, छोटे छोटे सिंगल सोलर सेल्स जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद पैनल फॉर्मेशन, कंबाइन सेवरल सेल्स टू क्रिएट अ सोलर पैनल, बहुत सारे सेल्स को हम जब कंबाइन कर लेते हैं तो सोलर पैनल बन जाता है। देन स्ट्रिंग एंड एरे कनेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, किस तरीके से देखने को मिलता है, आप डायग्राम को ऑब्जर्व कर सकते हो। कनेक्ट मल्टीपल पैनल्स इन सीरीज टू फॉर्म अ सोलर स्ट्रिंग, है ना, अलग अलग पैनल्स को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलती है बेटा, सोलर स्ट्रिंग मिलती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, कंबाइन सेवरल सोलर स्ट्रिंग्स इन पैरेलल टू क्रिएट अ सोलर एरे, है ना, अलग अलग सोलर सेल्स को, सोलर स्ट्रिंग्स को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, ये एक स्ट्रिंग हो गया, ये दूसरा स्ट्रिंग हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सोलर एरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलर एरे। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। देखो एप्लीकेशन क्या क्या है बेटा इसके, एप्लीकेशन है यूज्ड एवरीवेयर फ्रॉम स्मॉल गैजेट्स लाइक सोलर कैलकुलेटर्स टू बिग पावर स्टेशन जनरेटिंग मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। छोटे छोटे कैलकुलेटर्स के अंदर, आपके स्मार्ट टीवी के रिमोट के अंदर, उसके बाद में बहुत बड़े बड़े पावर स्टेशन के अंदर भी मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इसकी मदद से हम कर सकते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है सभी चीजें। सोलर फोटोवोल्टाइक सेल के बारे में अभी आपको पता चल चुका है ना। सो इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहला क्या है बेटा, सोलर सेल्स जनरेट डायरेक्ट करंट डीसी पावर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये क्या करते हैं, डीसी पावर को जनरेट करते हैं। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। डीसी पावर इज सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस लाइक एलईडी लाइट्स वेयर इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। अब ये डीसी पावर जो है वो सुटेबल है, किसके लिए सुटेबल है, एलईडी लाइट जो है जिसके अंदर डीसी पावर का रिक्वायरमेंट होता है, वहां पर हम डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद टू यूटिलाइज सोलर एनर्जी व्हेन सनलाइट इज अनअवेलेबल इट नीड्स टू बी स्टोर इन बैटरीज। जब सनलाइट अनअवेलेबल है तो हमें उस एनर्जी को बैटरीज के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि सोलर एनर्जी जो जनरेट होकर हमें मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी, उसको स्टोर करने की कॉस्ट काफी महंगी बन जाती है ना। सो मेनी डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल डिवाइसेस ऑपरेट एन अल्टरनेटिव करंट एसी, क्योंकि बहुत सारे डोमेस्टिक डिवाइसेस जो है वो हमें अल्टरनेटिव करंट के ऊपर काम कर देखने को मिलते हैं। सो इसके लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है इन्वर्टर। क्या नाम है बेटा, इन्वर्टर। सो इन्वर्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट डीसी सोलर पावर इनटू एसी पावर, है ना। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी सोलर पावर को एसी के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। एंड फॉर कंपैटिबिलिटी विद स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, इन्वर्टर्स इनेबल द यूज ऑफ सोलर एनर्जी स्टोर इन द बैटरीज टू पावर एसी बेस्ड डिवाइसेस। इन्वर्टर जो है वो सोलर बेस्ड एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को, डीसी एनर्जी को हमारे एसी पे चलने वाले अप्लायंसेस को पावर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस कन्वर्जन फैसिलिटेट्स द इंटीग्रेशन ऑफ सोलर पावर इनटू बोथ डीसी एंड एसी एप्लीकेशन। ये कन्वर्जन है जो कि सोलर पावर के अंदर डीसी एंड एसी एप्लीकेशन के अंदर फैसिलिटेट करता है ना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आ गई बात समझ में, क्लियर है। सोलर फोटोवोल्टाइक सेल के बारे में आपको पूरा पता चल चुका होगा, यस और नो, यस। सो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जनरेशन बाय सेल्स टू एसी फॉर्म बाय यूजिंग इन्वर्टर कैसे होता है। सबसे पहले क्या है बेटा, सोलर सेल है। सोलर सेल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी किसके अंदर स्टोर की जा रही है, बैटरी के अंदर। ठीक है, अब बैटरी के अंदर कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, डीसी इलेक्ट्रिसिटी है। अब उस डीसी को किस में कन्वर्ट करना है, एसी के अंदर। उसके लिए हम कौन इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, इन्वर्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्वर्टर हमें डीसी को एसी में कन्वर्ट करके फिर वो एसी करंट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वर्किंग ऑन द एसी पावर के अंदर जा रहा है।
है ना। कुछ इस तरीके से ये चीजें जो है वो काम करती हुई हमें दिखती है। आ गई बात समझ में, क्लियर है? ओके, यस और नो? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा अपना, देखो, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाय सेल्स टू एसी फॉर्म बाय यूजिंग इन्वर्टर। सबसे पहले सोलर पैनल इंटीग्रेशन किया जाता है ना। ये सोलर एरेज आपको दिख रहा है ना, कुछ इस तरीके से सोलर स्ट्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद सोलर एरेज हमें देखने को मिलता है, यू कैन सी इन द डायग्राम। सो उसके बाद मल्टीपल सोलर पैनल्स कैन बी कनेक्टेड फॉर द एनर्जी जनरेशन। अलग अलग मल्टीपल सोलर पैनल्स को कनेक्ट किया जाता है एनर्जी जनरेशन के लिए। उसके बाद पावर कन्वर्जन, डीसी पावर जनरेटेड बाय पैनल्स इज कन्वर्टेड इनटू एसी पावर, है ना। पैनल्स के अंदर जो डीसी पावर जनरेट है उसको एसी में कन्वर्ट किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मर एडजस्ट द वोल्टेज एंड करंट लेवल्स ऑफ द जनरेटेड पावर। जो पावर जनरेट हुई है उसको एडजस्ट करके भेजना पड़ता है, वो कि ट्रांसफॉर्मर करता है। या क्या एडजस्ट करता है वो, उसका वोल्टेज एंड करंट को एडजस्ट करता है ना। एंड इंटीग्रेशन इनटू द ग्रिड। फाइनली ट्रांसफॉर्म पावर इज फेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। फाइनली जो पावर है वो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ट्रांसफॉर्म की जाती है ना। कुछ इस तरीके से पूरा ओवरव्यू, पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। किसके बारे में? सोलार फोटोवोल्टाइक सेल्स के बारे में। आ गई बात समझ में, क्लियर है? समझ में आ रहा है, यस और नो? ओके, सो यहाँ पर क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑपरेशन है। सोलर फोटोवोल्टाइक पावर स्टेशन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट फ्यूल कंबशन। किसी भी तरीके का फ्यूल यहाँ पे हमें बंद करने की, कंबस्ट करने की जरूरत नहीं है। दिस प्रोसेस मिनिमाइज एयर पोल्यूशन। इसकी वजह से एयर पोल्यूशन जीरो हो जाता है, ना के बराबर होता है। एंड डे टाइम डिपेंडेंसी, यहाँ पे एक कंसर्न है कि सोलर सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू द रिलायंस ऑन द सोलर रेडिएशन। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हमें सिर्फ जो है दिन में मिल सकती है, क्योंकि दिन में हमारी डिपेंडेंसी इसके ऊपर रहती है। रात के समय में हमें एनर्जी को स्टोर करके इस्तेमाल करना पड़ता है, और एनर्जी को स्टोर करके रखना ये काफी कॉस्टली बन जाता है ना। दिस इज द मेजर कंसर्न रिगार्डिंग टू द सोलर एनर्जी। आ गई बात समझ में, क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो, सोलर थर्मल पावर प्लांट देखने वाले हैं हम। क्या देखने वाले हैं अब? सोलर थर्मल पावर प्लांट किस तरीके से काम करता है? कॉन्सेंट्रेटर्स फॉर कलेक्टिंग सनलाइट, है ना। सनलाइट को कलेक्ट करने के लिए कॉन्सेंट्रेटर्स रहता है, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्बर फॉर एब्जॉर्बिंग द कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट। अब उसको एब्जॉर्बर अटैच रहता है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, उस हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। और फिर वो किसके पास जाता है? स्टीम टरबाइन के पास, क्योंकि पानी गर्म हो रहा है, भाप में कन्वर्ट हो रहा है, जाएगा किसके पास? स्टीम टरबाइन के पास। अब स्टीम टरबाइन इलेक्ट्रिक जनरेटर को कनेक्टेड है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। और डिटेल में देखते हैं इसको कैसे है। देखो, यहां पर सोलर थर्मल पावर प्लांट का एक डायग्राम है। देखो, यहां पर एक रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर के ऊपर क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये रिफ्लेक्टर क्या कर रहा है? इसको पैराबोलिक ट्रफ रिफ्लेक्टर बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? पैराबोलिक ट्रफ। सो ये क्या कर रहा है बेटा? इस सनलाइट को इस ट्यूब के ऊपर वापस से रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो लाइट आ रही है फिर से इस ट्यूब के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये जो लाइट आ रही है फिर से इस ट्यूब के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इस ट्यूब के अंदर क्या है बेटा? पानी है, बराबर। और इस हीट की वजह से, रिफ्लेक्टेड सनलाइट की वजह से, कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ये पानी जो है वो अंदर का भाप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और यही स्टीम जो है, ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है ना, यहाँ से पानी अंदर आया, यहाँ से ठंडा पानी अंदर आया, यहाँ से फिर वो स्टीम बन के इधर टरबाइन के पास चला गया, स्टीम टरबाइन के पास, है ना। टरबाइन रोटेट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके पावर ग्रिड में चली गई, और फिर से हमने इस स्टीम को क्या किया? कंडेंसर के अंदर डाला, यहाँ पे कूलिंग टावर सेटअप कर दिया। कंडेंसर से वो जो पानी है वो पंप के माध्यम से फिर से हमने इसके अंदर सर्कुलेट कर दिया, और फिर से सनलाइट की वजह से यहाँ पर क्या हो रही है? स्टीम के अंदर कन्वर्जन हो रहा है ना। कुछ इस तरीके से ये चीजें काम करती है, जो कि समझने में काफी आसान है। आपको सिर्फ डायग्राम को याद करना है, और आपको बाकी चीजें अपने मन से स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट लिखनी है। आ गई बात समझ में, क्लियर है? यस और नो? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। एनर्जी सोर्सेस यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया के अंदर एनर्जी सोर्सेस किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए? सबसे ज्यादा इस्तेमाल पूरे दुनिया में 41% जो है वो कोल का इस्तेमाल होता है। इंडिया में लगभग 60% डिपेंडेंसी कोल के ऊपर है।
उसके साथ साथ नेचुरल गैस जो है, आई विल रिड्यूस द ब्राइटनेस फॉर योर कन्वीनियंस, है ना। नेचुरल गैस जो है, ठीक है, नाउ इट इज मोर विजिबल। नेचुरल गैस जो है वो 22% डिपेंडेंसी है दुनिया की। इंडिया जो है वो 8% पे काम करता है। उसके बाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो दुनिया के अंदर 16% इलेक्ट्रिसिटी उससे बनती है, इंडिया के अंदर 14% इलेक्ट्रिसिटी बनती है। न्यूक्लियर एनर्जी दुनिया के अंदर 11% बनती है, इंडिया के अंदर सिर्फ 2% न्यूक्लियर एनर्जी हम बनाते हैं। उसके बाद पेट्रोलियम से 4% इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है, इंडिया के अंदर 0.3% बनाई जाती है। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है हमारे पास, जैसे कि विंड है, सोलर है और चीजें हैं, तो इसके अंदर वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया जो है वो 6% बनाती है, लेकिन इंडिया थोड़ा पूरे दुनिया से आगे है ग्लोबल से। तो 15.7% इलेक्ट्रिसिटी हमारी ये रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है। और गवर्नमेंट का प्लान है कि आने वाले भी 15 से 20 साल में ये जो 15% का आंकड़ा है इसको 40-50% तक लेकर जाना है। आ गई बात समझ में? यस और नो, हाँ या ना? तो बस यही था इस चैप्टर में। काफी डिटेल में हमने इसके अंदर सभी कंसेप्ट को स्टडी किया है और उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ चुका होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करो, लेक्चर को पूरा देखो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, दोज हु कैन गेट द बेनिफिट फॉर देयर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।